हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम वर्ल्ड में। और मैं हूं श्रीकांत। और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतियोगिता दर्पण। ये हिंदी मासिक पत्रिका है, करंट अफेयर्स की पत्रिका है। और ये जनवरी 2023 का एडिशन है। ठीक है, अभी दिसंबर चल रहा है और यहाँ एक मंथ आगे की डेट से आता है, इसलिए जनवरी 2023 का एडिशन है। बुक 2000 जनवरी 2023 के नाम से है। तो चलिए, ये करंट अफेयर्स की वीडियो है, आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो वीडियो को जरूर देखिएगा, पूरा देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करने में ज्यादा समय नहीं लगता है, बस लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम से। पहला टॉपिक है राष्ट्रीय घटनाक्रम में कि आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए, यानी कि ईडब्ल्यूएस जो था, इकोनॉमी वीकर सेक्शन, ईडब्ल्यूएस के वर्गों के लिए 10% आरक्षण हेतु 103वां संविधान संशोधन अधिनियम वैध है। ठीक है, तो देखिए 7 नवंबर को सर्वोच्च न्यायालय ने सामान्य श्रेणी के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग मतलब ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी जो बनाई गई थी, उसके लिए सरकारी नौकरियों तथा उच्च शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के मामले में 10% आरक्षण के प्रावधान को बरकरार रखा है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने जो 10% का आरक्षण है उसको बरकरार रखा है। कहा जाए तो न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में अनेक याचिकाओं द्वारा चुनौती दी गई थी इसे। ठीक है, अगस्त 2020 का ये मामला है, जब 5 न्यायाधीश की संविधान पीठ को सौंपा गया था। ठीक है, देखिए स्वर्णों में से आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्गों के लोग हैं, उनके लिए 10% का आरक्षण का प्रावधान किया गया था। कब? तो 2019 में किया गया था। ठीक है, और ये जो आवेदन मतलब याचिका जो आने लगे थे वो अगस्त 2020 में आने लगे थे। ठीक है, 19 में इसे लागू किया गया था और इसके लिए 124वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया था लोकसभा में, जो 8 जनवरी 2019 को लोकसभा में और 9 जनवरी 2019 को राज्यसभा में पारित किया गया था। राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ये 103वां संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में व्यवहार में आया। ठीक है, देखा जाए तो देश में पूर्व से ही बहुत से आरक्षण है, जैसे कि आपको अनुसूचित जाति को 15% मतलब शेड्यूल्ड कास्ट को 15%, शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी जनजाति को 7.5%, अन्य पिछड़ा वर्ग जो ओबीसी कैटेगरी आती है उसके लिए 27%, जो कुल मिलाकर लगभग 50% होते हैं। ठीक है, और जो रेस्ट 50% बच जाता है, ठीक है, वो सामान्य कैटेगरी में आती है। सामान्य कैटेगरी में सभी लोग सीट ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जनरल कैटेगरी। ठीक है, जनरल कैटेगरी में कोई भी सीट ले सकता है। देखिए, लेकिन अभी जो 50% बचा हुआ था, इस 50% में 10% रिजर्व किया गया ईडब्ल्यूएस के लिए। ठीक है, 2019 में से रिजर्व किया गया ईडब्ल्यूएस के लिए। अब देखा जाए तो 7 नवंबर 2022 को तत्कालीन जो मुख्य न्यायाधीश है यूयू ललित, उनकी अध्यक्षता में सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की पीठ ने 3-2 से 103वें संविधान संशोधन अधिनियम को सही ठहराया है। कहने का मतलब यह है, जो 5 न्यायाधीश थे उनमें 3 न्यायाधीश ने इसे सही कहा और 2 न्यायाधीश ने सही नहीं कहा। ठीक है, यानी 3-2 से ये 103वां संविधान संशोधन अधिनियम को सही ठहराया गया। तो देखा जाए तो पक्ष में जो 3 न्यायमूर्ति थे वो थे न्यायमूर्ति दिनेश महेश्वरी, न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति जेबी पारदी। ठीक है, और इनके अनुसार कहा गया कि संविधान के मूल ढांचे का ये उल्लंघन नहीं है। ठीक है, और आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्गों के लिए ये 10% का आरक्षण जो है, जो मौजूदा 50% का आरक्षण की व्यवस्था है, उसे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब ये है, जो ये 50% आपको मिल रहा है, जो कि आपको एससी, एसटी और ओबीसी को जोड़ के हो रहा है, ये 10% का आरक्षण उसको कोई इफेक्ट नहीं करेगा। ये कहना था जो पक्ष में थे। ठीक है, पक्ष में रहने वाले न्यायमूर्तियों का। और देखा जाए तो ईडब्ल्यूएस का जो 10% का आरक्षण है, वो सामान्य श्रेणी की सीटों से ही सामान्य श्रेणी के आर्थिक पिछड़ों के लिए होगा। ठीक है, मतलब ये जो 10% का आरक्षण मिल रहा है, वो जनरल कैटेगरी में जो लोग हैं उन्हें ही मिल रहा है। उसी में से काटकर 10% रिजर्व किया गया है, जिसे ईडब्ल्यूएस दिया गया है। ठीक है, इसमें आगे देखें तो जो बहुमत के विपक्ष में रहने वाले 2 अन्य न्यायमूर्ति थे, वो थे पहले यूयू ललित और न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट। ठीक है, इनके अनुसार देखा जाए तो ईडब्ल्यूएस कोटा जो है, इसका आरक्षण का सिद्धांत को समाप्त करने के लिए एक बैकडोर एंट्री है। ठीक है, आरक्षण का जो सिद्धांत है उसको समाप्त करने के लिए एक तरह से ये बैकडोर एंट्री है इन दोनों के अनुसार। और कहा जाए तो आरक्षण का जो उद्देश्य है
वो सामाजिक और शैक्षणिक तौर पर बैकवर्ड समुदाय को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान करना है तथा आरक्षण देने के लिए 103वां संविधान संशोधन जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर के ही खिलाफ है। ठीक है। और आर्थिक मानदंड वर्गीकरण को आधार नहीं है हो सकता। और शीर्ष अदालत को जो इंदिरा साहनी फैसला है, इंदिरा साहनी फैसले पर फिर से विचार करना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है गठन की अधिसूचना के 2 वर्ष से भी अधिक समय पश्चात 22वें विधि आयोग की अध्यक्षता व समुदाय की नियुक्ति। ठीक है, 22वें विधि आयोग की अध्यक्ष और समुदायों की नियुक्ति की गई है 2 वर्ष के अधिक समय के बाद। देखिए 7 नवंबर को जो 22वां विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, जो 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश है जिनका नाम है न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। तो ये देश का 21वां जो विधि आयोग का कार्यकाल था वो 31 अगस्त 2018 को समाप्त हो गया था। ठीक है, कब समाप्त हुआ? 31 अगस्त 2018 को। और उसके बाद हुआ क्या कि लगभग 1.5 साल के बाद मतलब 22वां विधि आयोग का जो गठन अधिसूचना जारी किया गया वो 21 फरवरी 2020 को ही जारी किया गया था। लेकिन आयोग के गठन का अधिरचना होने के बाद ये लगभग 2 वर्ष से अधिक समय लगा इसके अध्यक्ष और अन्य सदस्य की नियुक्ति में। ठीक है, देखिए आयोग का जो पूर्वकालिक सदस्य बनाया गया वो है न्यायमूर्ति के.टी. शंकरन जो कि केरल के उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं। फिर है आपको प्रोफेसर आनंद पालीवाल जो है वो विधि विशेषज्ञ प्रोफेसर हैं। और अंशकालिक सदस्य जो नियुक्त हुए हैं वो है श्री एम करुणानिधि जो तमिलनाडु के अधिवक्ता हैं। ठीक है, तमिलनाडु के एडवोकेट है एम करुणानिधि। और है श्रीमती राका आर्या ये एक विधि विशेषज्ञ हैं। और देखा जाए तो 22वां विधि आयोग का जो कार्यकाल होगा वो 21 फरवरी 2023 को समाप्त होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर एडी1 के दूसरे चरण का पहला परीक्षण। ठीक है, देखा जाए तो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर जो एडी1 है उसके दूसरे चरण का पहला परीक्षण हुआ। तो देखा जाए तो 2 नवंबर 2022 को डीआरडीओ ने स्वदेश में विकसित बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर एडी1 मिसाइल के दूसरे चरण का सफल परीक्षण किया। ठीक है, दूसरे चरण का सफल परीक्षण किया है। और रक्षा मंत्रालय की विज्ञप्ति में देखें तो एडी1 एक लंबी दूरी का इंटरसेप्टर मिसाइल है। ठीक है, एक बहुत लंबी दूरी का इंटरसेप्टर मिसाइल है जिसे लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों विमानों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। और ये 2 चरण वाला ठोस मोटर द्वारा संचालित यह मिसाइल जो है वो पृथ्वी के वायुमंडल के सबसे ऊपरी भाग में मिशन को पूरा करने में सक्षम है। और विश्व के बहुत कम देशों के पास उपलब्ध जो उन्नत तकनीकों के साथ एक अनूठी तरह का इंटरसेप्टर मिसाइल करार दिया गया इसे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है अगली पीढ़ी की एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम। एंटी रेडिएशन मिसाइल है रुद्रम को अपने बेड़े में शामिल करने की भारतीय वायुसेना की योजना है। देखिए डीआरडीओ के द्वारा विकसित की गई एक अगली पीढ़ी का एंटी रेडिएशन मिसाइल है। ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल जिसका नाम है रुद्रम। और रुद्रम को वायुसेना अपने बेड़े में शामिल करने के लिए तैयार है। ठीक है, रुद्रम जो है वो एयर टू सरफेस मिसाइल है। ठीक है, रुद्रम जो है वो एयर टू सरफेस मिसाइल है। उसका जो क्षमता है वो दुश्मन के रडार को ढूंढ कर नष्ट करने की क्षमता है। साथ ही दुश्मन के कम्युनिकेशन सिस्टम, रडार, जैमर, यहां तक कि बातचीत के लिए जो इस्तेमाल करने वाले उपकरण हैं उसे भी नष्ट करने का क्षमता है इसमें रुद्रम में। ठीक है, और एयर टू सरफेस मिसाइल को हासिल करने के लिए 1400 करोड़ से अधिक का प्रस्ताव मेक इन इंडिया पहल के तहत वायुसेना ने सरकार को दिया है। चलिए आगे देखें। नेक्स्ट टॉपिक है कि देश का पहला निजी रॉकेट विक्रम एस जो है वो देश का पहला निजी रॉकेट है। देखिए ये विक्रम साराभाई के नाम पे है, विक्रम एस। देखा जाए तो 18 नवंबर को जो हैदराबाद की निजी स्पेस कंपनी है स्काई रूट एरोस्पेस नाम का जो आपको निजी कंपनी है उसके द्वारा विकसित एक रॉकेट ने इसरो के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से उड़ान भरी है। ठीक है,
देखिए, ये जो है कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस, ये एक निजी कंपनी है जो स्टार्टअप के तौर पे जो कंपनी स्टार्ट हो रही है, उसी में से एक कंपनी है स्काई रूट एरोस्पेस। ठीक है, और इसका जो परीक्षण किया गया वो किया गया आपको श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। ठीक है, देखिए 4 वर्ष पूर्व स्थापित स्टार्टअप है रॉकेट, जिसे भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के संस्थापक श्री विक्रम साराभाई के नाम पर विक्रम एस नाम दिया गया। ठीक है, ये जो रॉकेट है वो साराभाई के नाम पे दिया गया, विक्रम साराभाई के नाम पर, जो कि अंतरिक्ष कार्यक्रम के भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के संस्थापक हैं, उनके नाम पर दिया गया है। और इसमें 3 छोटे सैटेलाइट को अंतरिक्ष में लेकर गया है ये। और इन सैटेलाइट में आपको चेन्नई स्टार्टअप स्पेस किड्स, आंध्र प्रदेश के स्टार्टअप एन स्पेस और आर्मेनिया के स्टार्टअप बाजू मक्यू स्पेस रिसर्च लैब के छोटे हल्के सैटेलाइट शामिल हैं। ठीक है, 3 सैटेलाइट हो गया आपको, चेन्नई का है स्पेस स्टार्टअप का स्पेस किड्स का, और फिर आंध्र प्रदेश का स्टार्टअप है एन स्पेस, और आर्मेनिया का स्टार्टअप है बाजू मक्यू स्पेस रिसर्च लैब का जो छोटा हल्का है उसके ले गया है। देखिए कुल मिलाकर 83 किलोग्राम का था। ये 3 पेलोड को 81 किलोमीटर ऊंचाई पर कम दूरी वाली ऑर्बिट में ले जाएगा इससे। और इसके साथ ही स्काईरूट अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की पहली निजी कंपनी बन गई है। ठीक है, भारत का पहला, अगर क्वेश्चन आए कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की पहली निजी कंपनी कौन होगी, तो ये होगी स्काईरूट। ठीक है, देखिए भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र के अध्यक्ष हैं श्री पवन के गोयंका। इन्होंने कहा कि 55 वर्ष पूर्व देश के पहले रॉकेट रोहिणी का प्रक्षेपण किया गया था। 55 साल पहले देश का पहला रॉकेट जो है वो रोहिणी का प्रक्षेपण किया गया, और आज पहले निजी रॉकेट का प्रक्षेपण किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है पीएसएलवी C-34 के जरिए ओशनसैट-3 और 8 अन्य उपग्रहों, जो छोटे उपग्रह हैं, उसका प्रक्षेपण किया गया। तो देखिए 26 नवंबर 2022 को इसरो ने अपने एक नए पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, जिसको कहा जाए तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-06 का प्रक्षेपण जो है वो श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया। और EOS-6 जो है इसी को कहा था ओशनसैट-3, इसका वजन है 117 किलोग्राम, और साथ में 8 वो अन्य नैनो सैटेलाइट को भी निर्धारित कक्षा में भेजा गया पीएसएलवी C-34 के जरिए। ठीक है, देखिए इसमें जो सैटेलाइट्स थे उसमें आपको भूटान का था एक भूटान सैट, जिसको INS-2B, और निजी कंपनी पिक्सल का आनंद था। फिर एक अन्य निजी कंपनी का ध्रुव, अंतरिक्ष के 2 लघु उपग्रह जो है थाईबॉल्ट और स्पेस फ्लाइट अमेरिका का, और 4 एस्ट्रोकास्ट उपग्रह इसमें शामिल था। ठीक है, और पीएसएलवी सी की ये 26 नवंबर का जो उड़ान था, मतलब इस दृष्टि से विशेष है कि इसके जरिए पहली बार 2 अलग-अलग कक्षा में उपग्रह को स्थापित किए गए हैं। ठीक है, 2 अलग-अलग कक्षाओं में स्थापित किए गए हैं। ठीक है, देखा जाए तो EOS-06 जो ओशन सैट है उसको 742 किलोमीटर ऊंची जो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट है, ठीक है, उसमें पहुंचाने के बाद 2 ऑर्बिट चेंज थ्रस्टर का उपयोग करके रॉकेट को नीचे की ओर लाया गया, और फिर जो शेष 8 उपग्रह थे, ठीक है, जो कि 513 से 528 किलोमीटर की ऊंचाई पर दूसरी कक्षा में स्थापित किए गए। पहले क्या किया गया कि पहले ये ऊपर गया 742 किलोमीटर की ऊंचाई पे गया सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में, और वहां पे आपको एक सैटेलाइट जो ओशन सैट था, EOS-06 जिसे कहते हैं ओशन सैट, उसको वहां पे स्थापित किया, और उसके बाद 2 ऑर्बिटर चेंज थ्रस्टर का सहायता से वो रॉकेट नीचे आया, और नीचे आने के बाद शेष 8 जो उपग्रह छोटे नैनो उपग्रह गए थे उसको पृथ्वी से 513 किलोमीटर से लेकर 528 किलोमीटर की ऊंचाई पर दूसरी कक्षा में स्थापित किया गया। ठीक है, देखिए ओशन सैट समुद्र के संबंधित जानकारी उपलब्ध कराएगा, और ये जो ओशन सैट का जो जीवन काल है वो 5 वर्ष अनुमानित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मझगांव डॉकशिप बिल्डर्स द्वारा निर्मित विध्वंसक युद्धपोत मोरमुगाव भारतीय नौसेना को सौंपा गया। ठीक है, मोरमुगाव जो है वो भारतीय नौसेना को सौंपा गया है। देखिए नवंबर 2022 में P-15B परियोजना के तहत देश में निर्मित दूसरा विध्वंसक युद्धपोत, जिसका नाम है
मोरमुगाव। मोरमुगाव वो भारतीय नौसेना को सौंपा गया है। ठीक है। और इस परियोजना के तहत देश के 4 कोनों के प्रमुख शहरों के नाम पे था, जैसे विशाखापट्टनम, मोरमुगाव, इम्फाल और पोरबंदर। इन 4 नामों से युद्धपोत का निर्माण किया गया था। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा किया गया। ठीक है। इन 4 अलग अलग नामों से और चारों शहरों के नाम से। ठीक है। और इस श्रेणी में जो पहला युद्धपोत है वो है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम का जो निर्माण शुरुआत हुआ था वो अक्टूबर 2023 में हुआ। अप्रैल 2015 में इसे लॉन्च किया गया और 2023 नवंबर 2021 को नौसेना में इसे शामिल कर लिया गया। पहला कौन था? तो विशाखापट्टनम। दूसरा हुआ मोरमुगाव। देखिए, कहा जाए तो P-15B का जो दूसरा युद्धपोत है मोरमुगाव का जलावतरण कब हुआ था? तो ये 17 सितंबर 2016 को हुआ था और बंदरगाह और समुद्री परीक्षण हुए। उसके बाद मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने इसे 24 नवंबर 2022 को नौसेना को सौंपा। अब देखा जाए तो मोरमुगाव युद्धपोत जो है वो 179 मीटर लंबा है, 179 मीटर लंबाई में और 17 मीटर चौड़ाई में। 7,400 टन का विस्थापन क्षमता है और अत्याधुनिक सरफेस टू सरफेस और सरफेस टू एयर तथा एंटी सबमरीन मिसाइल से लैस है ये। ठीक है। और एक चीज और है कि इस श्रेणी में जो ये चौथा युद्धपोत है, चौथा युद्धपोत कौन था? पोरबंदर। ठीक है। चौथा युद्धपोत पोरबंदर। पोरबंदर का जो नाम है उसको बदल कर अब सूरत कर दिया गया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है गणतंत्र दिवस 2023 पर मुख्य अतिथि होंगे। तो देखिए, भारत का जो 74वां गणतंत्र दिवस होगा, 74th गणतंत्र दिवस जो होगा, उसके अवसर पर 2023 में राष्ट्रीय कार्यक्रमों में मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी जो है वो मुख्य अतिथि होंगे। और ये पहला अवसर होगा जब मिस्र के कोई राष्ट्रपति भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। ठीक है। देखिए, ये दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध स्थापित होने की 75वीं वर्षगांठ होने के कारण भी दोनों देशों के आपसी संबंध के लिए महत्वपूर्ण वर्ष है। विगत 2 वर्षों से कोरोना महामारी के चलते जो गणतंत्र दिवस का आयोजन था वो किसी विदेशी शासन प्रमुख को इसमें उपस्थिति नहीं रही थी। ठीक है, कोरोना की वजह से। अब इस बार जो है मतलब 74वें गणतंत्र दिवस पर जो आ रहे हैं वो है मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है अग्निकुल कॉस्मोस, निजी लॉन्चिंग पैड स्थापित करने वाली निजी क्षेत्र की पहली कंपनी। ठीक है। देखिए, चेन्नई का एक स्टार्टअप कंपनी है अग्निकुल कॉस्मोस, एक निजी लॉन्च पैड की स्थापना श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में ही किया है। इसका उद्घाटन जो है वो इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ ने किया है और इस लॉन्च पैड का संचालन जो है वो निजी क्षेत्र के द्वारा किया जाएगा। इसरो और इनस्पेस मतलब इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर के सहयोग से इस लॉन्चिंग सुविधा को 2 इकाइयों में अग्निकुल लॉन्च पैड और अग्निकुल मिशन कंट्रोल सेंटर से होगी। ठीक है। अग्निकुल कॉस्मोस जो है वो निजी लॉन्च पैड और मिशन कंट्रोल सिस्टम स्थापित करने वाली निजी क्षेत्र की ये पहली कंपनी होने का श्रेय प्राप्त हुआ। ठीक है। और देखा जाए तो अग्निकुल कॉस्मोस एक लॉन्च पैड से इसी कंपनी के रॉकेट अग्निबाण की उड़ान जो है वो शीघ्र ही होगी। ठीक है। देखिए, इसमें एक चीज देखने लायक है कि ये अग्निकुल कॉस्मोस जो है वो निजी लॉन्च पैड और मिशन कंट्रोल सिस्टम स्थापित करने वाली निजी क्षेत्र की पहली कंपनी है। और एक और निजी क्षेत्र की कंपनी थी जिसे मैंने अभी आपने बताया था अभी आपको अंतरिक्ष प्रोग्राम के लिए, स्काईरूट। स्काईरूट भी एक निजी कंपनी है आपको स्टार्टअप के रूप में, और ये भी स्टार्टअप के रूप में है, लेकिन ये जो लॉन्च पैड के लिए है इसमें ये प्रथम है और वो पहला स्टार्टअप है जो अंतरिक्ष क्षेत्र में काम कर रहा है, निजी कंपनी है, तो वो है स्काईरूट। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम। पहला टॉपिक आता है G20 का 17वां शिखर सम्मेलन। देखा जाए तो 15 से 16 नवंबर 2022 को G20 का 17वां शिखर सम्मेलन जो है वो इंडोनेशिया में बाली में संपन्न हुआ। ठीक है। और इसका थीम था रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्ग।
देखा जाए तो सम्मेलन में जो रूस यूक्रेन को युद्ध को लेकर जो टकराव है उसकी स्थिति इसमें बनी रही है, ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं। फिर सम्मेलन के पहले दिन साझा घोषणा पत्र पर भी सहमति सदस्य देशों की नहीं बन पाई। क्यों? ये रूस यूक्रेन युद्ध के कारण सहमति पत्र नहीं बन पाया और बिना घोषणा पत्र के ही सम्मेलन का समापन करने का नौबत बन गया था, ठीक है। और भारत व अन्य सहयोगी देशों की मध्यस्थता से ही ये घोषणा पत्र जारी किया गया, ठीक है। देखिए, यूक्रेन पर रूस के हमले को लेकर G20 की ओर से सर्वसम्मत निंदा प्रस्ताव सम्मेलन में पारित किया जा सका और घोषणा पत्र में यही कहा गया कि संगठन का अधिकांश सदस्य यूक्रेन पर हमले की निंदा की है, ठीक है। कहा गया कि अधिकांश सदस्य जो है वो यूक्रेन पर हमले का निंदा किया गया है, ठीक है। इसलिए टकराव बना रहा था, रूस यूक्रेन के युद्ध को लेकर टकराव की स्थिति पूरे शिखर सम्मेलन में बनी रही थी, ठीक है। देखिए, सम्मेलन में कहा जाए तो भारतीय प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विश्व के जो अन्य खाद्य संकट पर चिंता व्यक्त करते हुए पहले कहा गया कि आज की जो खाद्य की कमी है वो कल खाद्य संकट का कारण बनेगा, ठीक है। खाद्य का कमी जो है वो कल खाद्य संकट का कारण बनेगा और इसके लिए दोनों सप्लाई चेन को मजबूत बनाने का आह्वान उन्होंने किया। उसके साथ ही रूस से ऊर्जा की खरीद को लेकर भारत पर दबाव बना रहे जो देशों के जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने स्पष्ट किया कि विश्व की सबसे तेजी से बढ़ रही जो अर्थव्यवस्था है वो भारत है और भारत को ऊर्जा सुरक्षा पूरी दुनिया के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए वहां संघर्ष विराम करने तथा डिप्लोमेसी के रास्ते अपनाने का अपील भी किया गया और कहा गया कि रूस की ऊर्जा आपूर्ति को प्रतिबंधित करने में जुटे अमेरिका पश्चिमी देशों को यह संदेश भी उन्होंने दिया कि इस तरह के प्रतिबंध को जो बढ़ावा नहीं दिया चाहिए। मतलब कहने का यह है कि जो रूस का जो ऊर्जा आपूर्ति पर प्रतिबंध लगा दिया गया अमेरिका के द्वारा और कुछ यूरोपियन कंट्रियों के द्वारा, तो ये स्थिति नहीं बननी चाहिए, प्रतिबंध हटा देनी चाहिए, इसका कहना था, ठीक है। और इस सम्मेलन में जो समापन के पश्चात जो औपचारिक रूप से भारत जो है वो 1 दिसंबर 2022 से अब G20 की अध्यक्षता संभाल ली है, ठीक है। जब ये समापन हो गया तो 1 दिसंबर से 2022 से G20 की अध्यक्षता किसने संभाली? तो भारत ने संभाल ली है। और अगला जो 18वां शिखर सम्मेलन होने वाला है वो भारत की मेजबानी में नई दिल्ली में होगा। कब होगा? सितंबर 2023 में होगा, ठीक है। 18वां शिखर सम्मेलन G20 का दिल्ली में होगा सितंबर 2023 में और उसके बाद जो 24वां G20 शिखर सम्मेलन होगा वो ब्राजील में प्रस्तावित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है इजराइल में हुए संसदीय चुनाव के पश्चात बेंजामिन नेतन्याहू के छठी बार प्रधानमंत्री बनने का मार्ग प्रशस्त हुआ। तो देखा जाए तो 1 नवंबर को इजराइल में संपन्न जो हुए संसदीय चुनाव उसके पश्चात पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व वाली जो दक्षिणपंथी गठबंधन है वो एक बार पुनः सत्ता में वापसी कर रही है, ठीक है। देखिए, इजराइल के संसद को कहा जाता है नेसेट कहा जाता है और नेसेट में कुल सदस्यों की सीटें हैं 120। हमारे यहाँ संसद है, वहां नेसेट है, ठीक है। और नेतन्याहू के नेतृत्व वाले जो गठबंधन को प्राप्त सीट हुई थी वो 64 थी। नेतन्याहू के गठबंधन को 64 सीटें प्राप्त हुई थी, 120 सीटों में 64 सीटें, ठीक है। और नेतन्याहू की पार्टी का नाम है लिकुड पार्टी और सर्वाधिक इन्हीं को मिली थी 32 सीटें। बाकी जो अन्य इसके सहयोगी हैं उन सबको मिलाकर कुल 64 सीटें हो गई, ठीक है। और जो अभी प्रधानमंत्री हैं, निवर्तमान प्रधानमंत्री हैं याइर लापिड, जिनकी पार्टी का नाम है यस आतिद पार्टी, उनको मिली है कुल 24 सीटें, ठीक है। इजराइल की सर्वाधिक समय तक मतलब 1996 से 99 तक, फिर 2009 से लेकर 2021 तक, जो कि लगभग 15 वर्ष होता है, लगभग 15 वर्षों से नेतन्याहू जो थे वो प्रधानमंत्री थे इजराइल के, ठीक है। 15 वर्षों तक रहे और इजराइल के ये छठी बार प्रधानमंत्री बनेंगे बेंजामिन नेतन्याहू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है नासा के आर्टेमिस मून मिशन के पहले चरण का सफल प्रक्षेपण। तो देखिए, आर्टेमिस लूनर मिशन पहले है क्या? तो आर्टेमिस लूनर मिशन जो है वो चंद्रमा पर मनुष्य को भेजने के लिए नासा का एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसके तीसरे चरण में मनुष्य को चंद्रमा पर लंबे समय तक ठहराया जाएगा, ठीक है। आर्टेमिस लूनर मिशन क्या हो गया
कि एक नासा का एक प्रोजेक्ट समझ लीजिए, जिसमें कि मनुष्य को चंद्रमा पर भेजना है और वह लंबे समय तक ठहराना इसका योजना का टारगेट है। ठीक है, देखिए 16 नवंबर 2022 को नासा के नए विकसित अति शक्तिशाली स्पेस लॉन्च सिस्टम यानी एसएलएस रॉकेट के जरिए ओरियन स्पेसशिप को चंद्रमा की कक्षा के लिए प्रक्षेपित किया गया। ठीक है, परीक्षण का जो स्थान था, प्रक्षेपण का स्थान, वो था फ्लोरिडा स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर। ठीक है, कैनेडी स्पेस सेंटर। और देखिए एक्चुअली हुआ क्या कि इसकी पहली उड़ान थी, मतलब इसे सबसे शक्तिशाली रॉकेट जो है स्पेस लॉन्च सिस्टम का, यह पहला परीक्षण उड़ान है। इससे पहले क्या हुआ था कि प्रक्षेपण इससे पूर्व भी खराब मौसम और तकनीकी कारणों की वजह से 2 बार टाला जा चुका था, और ये तीसरी बार में इसको किया गया प्रक्षेपण। ठीक है, तो इसको पहला ही परीक्षण कहा जाएगा। देखिए इसके तीसरे चरण में क्या होगा, ये पहला चरण है। ठीक है, तीसरा चरण आएगा आपको 2024 में। तीसरे चरण में अंतरिक्ष यात्रियों की एक दल को, जिसमें एक महिला भी होगी, उसको चंद्रमा पर प्रवास के लिए 2024 में भेजा जाएगा। ठीक है, तीसरा चरण में। और 16 नवंबर को देखा जाए तो 16 नवंबर को प्रक्षेपित जो एसएलएस मतलब कि स्पेस लॉन्च सिस्टम जो है, वो पृथ्वी का चक्कर लगाने के बाद चंद्रमा की कक्षा के लिए रवाना होगा, और 6 दिन तक कक्षा में चक्कर लगाते हुए विभिन्न परीक्षणों के पश्चात इसकी वापसी कब होगी, तो 25 दिन में होगी। ठीक है, और जब इसका तीसरा चरण होगा 2024 में, उस समय भेजा जाएगा यात्रियों को, अंतरिक्ष यात्रियों को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन का 27वां सम्मेलन यानी कि COP27 मिस्र में शर्म अल शेख में संपन्न हुआ। देखिए 26 नवंबर को यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज में शामिल राष्ट्रों का 27वां सम्मेलन जो है वो मिस्र में शर्म अल शेख में संपन्न हुआ। मिस्र के विदेश मंत्री हैं सामेह शुक्री, और इसकी अध्यक्षता में ही ये संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में 92 देश यानी 92 देशों के शासन प्रमुखों के अतिरिक्त लगभग 35,000 प्रतिनिधियों एवं विशेषज्ञों ने भागीदारी दर्ज की थी इसमें। ठीक है, और प्रतिनिधि मंडल जो है, भारत के प्रतिनिधि मंडल, उसका नेतृत्व जो किया था वो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने किया था। और COP26 जो हुआ था ग्लासगो में हुआ था, और ग्लासगो में संपन्न जो COP26 था उसमें वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक युग की तुलना में 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने का लक्ष्य को प्राप्ति के लिए प्रतिबद्धता दिशा में विचार विमर्श के अतिरिक्त पर्यावरण सुधार के लिए विकसित देशों के द्वारा विकासशील देशों के लिए प्रतिबद्ध राशि की दिशा में चर्चा इस सम्मेलन के मुद्दे में शामिल थे। ठीक है, देखिए ये जो सम्मेलन था, एक्चुअली इसका समापन होना था आपको 18 नवंबर को। ठीक है, इसका समापन होना था कब, 18 नवंबर को। लेकिन हुआ यूं कि नुकसान और क्षति कोष जो है, मतलब लॉस एंड डैमेज फंड जो है, उस मुद्दे पर विकसित देशों की राजी करने के लिए वो 2 दिन आगे बढ़ाना पड़ गया। कोई राजी नहीं हो रहा था। ठीक है, 2 दिन आगे बढ़ाना पड़ गया, जिस वजह से ये 20 तारीख तक, मतलब कहे तो 20 नवंबर तक चला। और देखा जाए तो जो ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए ग्रीन हाउस गैसों की उत्सर्जन में कमी लाना या उनकी रोकथाम करना एक महत्वपूर्ण उपाय है। इसके लिए जीवाश्म ईंधन यानी कि कोयला पेट्रोलियम उत्पाद के स्थान पर नई प्रौद्योगिकियों के इस्तेमाल के लिए क्लाइमेट फंडिंग का मुद्दा आया। COP27 में इसका प्रधानता रहा, क्लाइमेट फंडिंग का। देखा जाए तो ये सम्मेलन जो है मूलतः 18 नवंबर को समाप्त हुआ, ये मैंने बता दिया, लॉस एंड डैमेज फंड के मुद्दे पर था। ठीक है, और लॉस एंड डैमेज फंड के लिए बनने वाले जो फंड के स्वरूप में कोई निर्णय इसमें शामिल नहीं हो पाया। मतलब COP27 में भी कहा जाए तो जो लॉस एंड डैमेज फंड है, फंड बनना तय नहीं हुआ, क्योंकि इसमें यह तय नहीं हुआ कि इस फंड में कौन सा धनी देश कितना योगदान करेगा। आगामी सम्मेलन जो है वो COP28 संयुक्त अरब अमीरात में होगा, दुबई में, यानी कि ये 30 नवंबर से लेकर 12 दिसंबर 2023 तक होगा। एक चीज देखा जाए तो ये जो लॉस एंड डैमेज फंड है, ठीक है, लॉस एंड डैमेज फंड का मतलब क्या है, तो कहने का मतलब है कि जो नुकसान और क्षति कोष के तहत ये है कि धनी देश जलवायु परिवर्तन के कारण आने वाली जो आपदा है उससे भविष्य में जो निर्धन देशों को होने वाला जो नुकसान होगा उसकी भरपाई के लिए ये सहमत हुए हैं।
ठीक है, लॉस एंड डैमेज फंड में। ठीक है, और इसको फिर से क्या हुआ कि इस मुद्दे को फिर से टाल दिया गया अगले सम्मेलन के लिए। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है प्रतिबंधित तालिबानी संगठन टीटीपी व पाकिस्तान सरकार के बीच संघर्ष विराम समझौता निरस्त। ठीक है, देखा जाए तो 28 नवंबर 2022 को पाकिस्तान के जो प्रतिबंधित संगठन है जिसका नाम है तहरीक तालिबान पाकिस्तान मतलब टीटीपी, इसने पाकिस्तान सरकार के साथ जून 2022 में किए गए जो संघर्ष विराम समझौता था उसको निरस्त कर दिया। ठीक है, और आतंकी संगठन जो टीटीपी है उन्होंने अपने बयान में कहा है कि मुजाहिदीन के खिलाफ जो विभिन्न इलाकों में सैन्य अभियान चलाए जा रहे हैं, इसलिए यह आदेश जारी किया गया है कि देश भर में जहां भी संभव हो वहां हमला करें। ठीक है, टीटीपी ने अपने लड़ाकों को यह आदेश दिया है कि जहां भी संभव हो वहां हमला कर दें, तहरीके तालिबान पाकिस्तान के। और टीटीपी का जो गठन हुआ था वो विभिन्न आतंकी संगठन का जो एक संयुक्त समूह के रूप में 2007 में इसका गठन किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है भारत का 53वां अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। भारत का 53वां अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो है वो आपको 20 से 28 नवंबर को हुआ। 53वां अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ हुआ, तो ये गोवा में हुआ। लगातार ये गोवा में ही हो रहा है। ठीक है, देखिए भारत का 53वां अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल महोत्सव जो है वो 20 से 28 नवंबर को हुआ। अब महोत्सव का जो उद्घाटन फिल्म था उसका नाम था अल्मा एंड ऑस्कर। ठीक है, अल्मा एंड ऑस्कर जिसके निर्देशक है डाइटर बर्नर। ठीक है, और महोत्सव का जो समापन फिल्म है वो है परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर निर्देशक थे कर्जिस्तोफ आनुस मार्गन। ठीक है, कर्जिस्तोफ जानुसी मार्गन। अब देखा जाए तो फोकस या स्पॉटलाइट कंट्री कहा जाए तो ये फ्रांस था। अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 53वां में फ्रांस फोकस कंट्री के रूप में था और अंतरराष्ट्रीय ज्यूरी की अध्यक्ष थी नादवा लापेड इजराइल की। फिर फिल्म पुरस्कार के साथ दी जाने वाली जो ट्रॉफी है ये जिसे कहा जाए तो स्वर्ण मयूर और रजत मयूर। ठीक है, देखिए महोत्सव का जो पुरस्कार हुआ उसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म जिसे स्वर्ण मयूर दिया गया वो था कोस्टारिका का फिल्म निर्माता की स्पेनिश फिल्म जिसका नाम था आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम। ठीक है, आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स। फिर दूसरा है आपको सर्वश्रेष्ठ निर्देशक। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक को मिला रजत मयूर। ईरानी निर्देशक है नादिर साइवर जिनकी फिल्म है नो एंड के लिए। ठीक है, फिल्म का नाम है नो एंड, उसके लिए दिया गया है नो एंड के लिए। अब नो एंड के लिए दिया गया है आपको सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का रजत मयूर ईरानी निर्देशक है जिसका नाम है नादिर साइबर। फिर नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, इसे भी दिया गया है रजत रजत मयूर, ये माहिर मोवशेरी। फिल्म का नाम है नो एंड। ठीक है, फिर आपको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है रजत में दिया गया है डेनियला नवारो को। फिल्म का नाम है आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट है ज्यूरी का विशेष पुरस्कार फिलीपींस के फिल्मकार लाव डियाज जो फिल्म है व्हेन द वेल्स और गॉन हेतु दिया गया है। ठीक है, और ये सभी आपको हम दे देंगे पीडीएफ में, आप पीडीएफ में देख लीजिएगा। तो चलिए आगे देखें। नेक्स्ट है अभ्यास सी विजिल 2022। एक अभ्यास है सी विजिल 2022 का। तो देखिए ये 15 से 16 नवंबर 2022 को देश के लगभग 7500 यानी 7500 किलोमीटर जो तटीय क्षेत्र है और जो विशिष्ट आर्थिक जोन है जिसे हम लोग कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, उसकी निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था के सत्यापन के लिए नौसेना और सभी हितधारकों द्वारा किए गए बृहद अभ्यास को सी विजिल 2022 नाम दिया गया। ठीक है, देखिए इस अभ्यास में सभी 9 तटीय राज्य, 4 केंद्र शासित प्रदेश की जो 17 से अधिक ऐसी सरकारी एजेंसियों की भागीदारी शामिल थी जो कि तटीय रक्षा तंत्र और तटीय सुरक्षा संबंधी ढांचे में शामिल है। ठीक है, कहने का मतलब कि लगभग आपको 9 सभी 9 तटीय राज्य थे, 4 केंद्र शासित प्रदेश थे और 17 से अधिक सरकारी एजेंसियां थी। कौन, जो कि तटीय रक्षा तंत्र और तटीय सुरक्षा संबंधी ढांचे में शामिल होते हैं। ठीक है, उन सबको शामिल किया गया था। और इस अभ्यास में भारतीय नौसेना, तटरक्षक जिसे कोस्ट गार्ड कहते हैं, ठीक है, और राज्यों के समुद्री तटीय पुलिस, सीमा शुल्क, वन विभाग, बंदरगाह प्राधिकरण और निजी ऑपरेटरों की एजेंसियां जो है इसमें भाग लिए थी। ठीक है, देखिए
बंदरगाह चूंकि समुद्र से होने वाले व्यापार का मुख्य केंद्र होता है, ठीक है, और इसलिए सी विजिल के दौरान बंदरगाहों की सुरक्षा तंत्र का सत्यापन जो है वो भी किया गया और आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी बंदरगाहों के संकट प्रबंधक व्यवस्था का उनकी प्रभावशीलता की जांच के लिए मूल्यांकन किया गया। और देखा जाए तो समुद्री आतंकवाद जैसी कृत्यों से निपटने के लिए राज्य पुलिस की टीमों, भारतीय नौसेनाओं के मरीन कमांडोज एवं राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के कमांडोज का इस्तेमाल भी इस अभ्यास के तहत किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है आसियान शिखर सम्मेलन के साथ भारत आसियान 19वां शिखर सम्मेलन नामपेह में संपन्न हुआ। नामपेह कहाँ है? इंडोनेशिया में है। देखिए पहले हम लोग आसियान का फुल फॉर्म देखें तो ये है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, इसमें कुल 10 देशों का समूह है आसियान का। और देखा जाए तो आसियान का जो आदर्श वाक्य है वह है वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। ठीक है, देखिए 11 से 30 नवंबर 2022 को दक्षिण पूर्व एशिया के जो 10 देशों का समूह है आसियान, उसका 40वां और 41वां शिखर सम्मेलन जो है वो कंबोडिया की राजधानी नामपेह में संपन्न हुआ। ठीक है, कहाँ हुआ? तो कंबोडिया की राजधानी नामपेह में संपन्न हुआ। देखा जाए तो 17वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और आसियान +3 सम्मेलन आदि इसमें शामिल थे। मतलब ये तो 19वां शिखर सम्मेलन तो हुआ ही, साथ में आपको पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का जो 17वां पार्ट था, संस्करण, वो भी हुआ और आसियान +3 सम्मेलन भी हो गया। ठीक है, सब एक ही बार हो गया। और देखा जाए तो भारत का जो प्रतिनिधित्व किए थे वो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किया था। साथ में उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ भी थे। और भारत के उपराष्ट्रपति जो धनखड़ हैं, उन्होंने वार्ता में पारस्परिक सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों की चर्चा किया और अपने वक्तव्य में कहा कि समुद्री गतिविधि, आतंकवाद का मुकाबला, अंतर्राष्ट्रीय अपराध, साइबर सुरक्षा, डिजिटल अर्थव्यवस्था, क्षेत्रीय संपर्क, स्मार्ट कृषि, पर्यावरण, विज्ञान और प्रौद्योगिकियों व पर्यटन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में भारत आसियान सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता भी दोहराई गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें आगे है कि संयुक्त वक्तव्य में आसियान भारत व्यापार समझौता की समीक्षा में तेजी लाने का प्रस्ताव है। ठीक है, दोनों की समीक्षा में तेजी लाने का प्रस्ताव है। और नामपेह प्रवास के दौरान जो है कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुनसेन के साथ बैठक हुई, द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की गई और तो और फिर सांस्कृतिक सहयोग को तेज करने के तरीकों सहित भारत कंबोडिया संबंधों का जो है इसमें चर्चा किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है मलेशिया के नए प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम। अनवर इब्राहिम बने हैं मलेशिया के नए प्रधानमंत्री। देखिए 19 नवंबर को मलेशिया के संपन्न संसदीय चुनाव में किसी भी दल या फिर चुनाव की पूर्व गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है और त्रिशंकु संसद अस्तित्व में आई है। अब देखा जाए तो मलेशिया के जो 10वें प्रधानमंत्री होंगे वो होंगे अनवर इब्राहिम। अनवर इब्राहिम मलेशिया के 10वें प्रधानमंत्री। फिर है कि 222 सदस्यों का जो दीवान रकायत है, ठीक है, जब हम लोग का संसद है तो वहाँ दीवान रकायत है, वो कुल सदस्य है 222। मलेशिया की संसद का निचला सदन है। ठीक है, और 220 सीटों के लिए मतदान हुए थे। ठीक है, और अनवर इब्राहिम के नेतृत्व वाले जो गठबंधन की सीटें हैं वो थी 82। और अनवर इब्राहिम ने अन्य छोटे दलों के समर्थन से नई सरकार का गठन 24 नवंबर को किया है। ठीक है, 24 नवंबर को नई सरकार का गठन किया गया है। फिर देखा जाए तो मलेशिया के जो राजा हैं वो है सुल्तान अब्दुल्ला सुल्तान अहमद शाह। चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य में। पहला है कि 2022-23 की दूसरी तिमाही में जीडीपी में वृद्धि 6.3%। सीएसओ का अंतिम आंकड़ा। देखिए 30 नवंबर को 2022-23 का दूसरी तिमाही मतलब कि जुलाई सितंबर 2022 के जीडीपी संबंधित आंकड़े केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी सीएसओ के द्वारा जारी किए गए और वित्तीय वर्ष 2022 तक
कि दूसरी तिमाही मतलब जुलाई सितंबर 2022 में जीडीपी में 6.3% का वृद्धि दर्ज किया गया। देखा जाए तो जुलाई सितंबर 2022 ये दूसरी तिमाही में सीएसओ के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें जीडीपी में 6.3% का वृद्धि दर्ज किया गया है। और 2022-23 की पहली छमाही में मतलब कि अप्रैल से सितंबर तक का देखा जाए, ये तिमाही था दूसरी तिमाही, लेकिन उसकी छमाही में देखा जाए तो जीडीपी जो है उसमें वृद्धि हुआ है 9.7%। ठीक है। और वित्तीय वर्ष 2022-23 की जो दूसरी तिमाही मतलब कि फिर से आते हैं जुलाई सितंबर 2022 में, यहाँ जीडीपी के बारे में था और यहाँ जीवीए के बारे में है। ठीक है। जीवीए को हम लोग फुल फॉर्म कहते हैं सकल मूल्य वर्धन। ठीक है। इसमें जो 5.6% का वृद्धि देखा गया है, और अगर इसको छमाही के रूप में देखेंगे तो जीवीए में 9% की वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है। आगे है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 की दूसरी तिमाही मतलब कि जुलाई सितंबर 2022 में दौरान जीवीए के आंकड़े देखते हैं अन्य अन्य जगह पे। तो कृषि वानिकी एवं मत्स्य पालन के क्षेत्र में ये 4.6% का वृद्धि है। फिर विद्युत गैस जलापूर्ति और अन्य उपयोगी सेवाओं के क्षेत्र में 5.6% वृद्धि है। खनन उत्खनन पे ये 2.8% नेगेटिव है, मतलब ऋणात्मक रूप से वृद्धि है। ठीक है। और विनिर्माणी यानी मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में ये 4.3% का ऋणात्मक वृद्धि है, मतलब नेगेटिव है। और व्यापार, होटल, परिवहन तथा संचार एवं परिवहन के उप क्षेत्र में ये 14.7% का ऋणात्मक जीवीए वृद्धि है। सॉरी, 14.7% का वृद्धि है। ठीक है, ऋणात्मक नहीं है। 14.7% का जीवीए में वृद्धि देखा गया है। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है 2022-23 की पहली छमाही में कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात में 25% की वृद्धि। देखा जाए तो 2 नवंबर को यहाँ कृषि होगा, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास के आंकड़ों के हवाले से वाणिज्य उद्योग मंत्रालय की विज्ञप्ति में बताया गया है कि पहली छमाही मतलब कि अप्रैल सितंबर 2022 देखा जाए, अप्रैल से सितंबर का, तो कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद का निर्यात जो है वो 13.77 अरब डॉलर रहा, जो कि लगभग 25% का वृद्धि है। ठीक है। और वित्त वर्ष 2022-23 में पूरे वर्ष में मतलब पूरे साल में 25.6 अरब डॉलर का निर्यात का लक्ष्य है। अभी सितंबर तक चल रहा है पहला छमाही में। ठीक है। 13.77 अरब डॉलर रहा, और ये पूरे साल में 25.6 अरब डॉलर का लक्ष्य है निर्यात का। फिर देखा जाए पहला छमाही में जो प्रसंस्कृत फलों और सब्जियों के निर्यात में ये 42.42% वृद्धि दर्ज की गई है। इसमें फलों के निर्यात में यहाँ 4% की वृद्धि है, और बासमती चावल के निर्यात में 37.36% की वृद्धि दर्ज की गई है, और गैर बासमती चावल के निर्यात में ये 8.03% रही है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है रबी मौसम 2022-23 के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी का निर्धारण। तो देखा जाए तो 2 नवंबर 2022 को रबी मौसम 2022-23 मतलब अक्टूबर 2022 से 31 मार्च 2023 के दौरान सभी फॉस्फेटिक एवं पोटास उर्वरक किसानों को आसानी से सुविधाजनक मूल्य पर उपलब्ध कराने के लिए इन उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी की नई दर को मंजूरी दी गई है। ठीक है। देखिए, और मंत्रिमंडल के अनुसार कहा गया है कि जो सब्सिडी का जो परिव्यय आएगा वो आएगा 51,875 करोड़ रुपए। ठीक है, आकलित किया गया 51,875 करोड़। देखिए, नाइट्रोजन पर जो प्रति किलोग्राम आपको सब्सिडी दिया जाएगा वो है 98.02 रुपए। ठीक है। फिर आपको फॉस्फोरस फॉस्फोरस पर 66.93 रुपए का है। फिर आपको पोटास पोटास पे आपको 23.65 रुपए का प्रति किलोग्राम आपको ये सब्सिडी दिया जाएगा। फिर आता है आपको सल्फर। ठीक है। सल्फर में आपको दिया गया है 6.12 रुपए का। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि अरुणाचल प्रदेश में डोनी पोलो श्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन। ठीक है, डोनी पोलो का उद्घाटन किया गया है। डोनी पोलो क्या है? तो हवाई अड्डा है। ठीक है, डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया। तो देखिए, देखा जाए तो
19 नवंबर 2022 को अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर के निकट होलोंगी होलोंगी में स्थित डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। ठीक है। और होलोंगी स्थित जो ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम पहले क्या था? होलोंगी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। ठीक है, पहले होलोंगी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट था। ठीक है, और इसको डोनी पोलो में बदला गया नाम बाद में, पारित किया गया कि भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण जो है उसके द्वारा केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से जो विकसित एयरपोर्ट का नाम जो है डोनी पोलो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट करने का प्रस्ताव जो है वो राज्य सरकार ने पारित किया था और फिर इसका नाम डोनी पोलो कर दिया गया। डोनी पोलो का आखिर अर्थ क्या होता है? तो देखिए, डोनी का मतलब होता है सूर्य और पोलो का मतलब होता है चंद्रमा। ठीक है, और राज्य में लोगों को श्रद्धा है इसके इसके लिए। ठीक है, डोनी पोलो के लिए मतलब सूर्य और चंद्रमा के लिए काफी श्रद्धा है। ठीक है, देखिए इसके प्रति काफी श्रद्धा है। और देखा जाए तो पूर्वोत्तर राज्य जो है अरुणाचल प्रदेश, और वहां का यह पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है। पूर्वोत्तर राज्य का पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है। और विज्ञप्ति के अनुसार देखा जाए तो डोनी पोलो हवाई अड्डा को मिलाकर पूर्वोत्तर क्षेत्र में हवाई अड्डों की कुल संख्या जो है वो 16 हो गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है कि वाराणसी डिब्रूगढ़ के बीच विश्व की सबसे लंबी रिवर क्रूज यात्रा। ठीक है, विश्व की सबसे लंबी रिवर क्रूज यात्रा देखें तो ये 7 जनवरी को शुरू होगा। 7 जनवरी 2023 को जलमार्ग पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये वाराणसी उत्तर प्रदेश से डिब्रूगढ़ असम के लिए बोगीबील तक जाएगी। ठीक है, वाराणसी से खुलेगी और डिब्रूगढ़ आसाम में बोगीबील तक जाएगी। ठीक है, ये एक नई क्रूज सेवा है। शुरुआत इसका संभावित है आपको 7 जनवरी को। देखा जाए तो देश में ही निर्मित जो गंगा विलास क्रूज के जरिए संपन्न की जाने वाली जो ये सेवा है वो विश्व की सबसे लंबी लग्जरी रिवर क्रूज सेवा होगी। ठीक है, विश्व की सबसे लंबी लग्जरी रिवर क्रूज सेवा होगी। 80 पर्यटकों को लेकर ये 3700 किलोमीटर की दूरी यानी 52 दिनों में संपन्न करेगी। ठीक है, इसमें आपको वाराणसी से चलेगी, उसके बाद ये बक्सर, गाजीपुर, रामनगर होते हुए 8वें दिन ये पटना पहुंचेगी। ठीक है, और 26वें दिन कोलकाता पहुंचेगी, जहां पे बांग्लादेश की सीमा में प्रवेश करके 15 दिन तक ये बांग्लादेश में ढाका सहित कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं, वहां के गंतव्य पर फिर जाएगी वाराणसी, मतलब डिब्रूगढ़ जाएगी वहां से होते हुए बोगीबिल। ठीक है, देखिए, और ये 7 जनवरी 2023 को वाराणसी से शुरू हुई और इसकी पहली यात्रा का समापन होगा 1 मार्च को। कहां पे? डिब्रूगढ़ में। शुरुआत कहां से होगी? वाराणसी से होगी 7 जनवरी को, और 1 मार्च को ये डिब्रूगढ़ पहुंच जाएगी। ठीक है, और इसका संचालन जो है वो पीपीपी के रूप में होगा, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे आधारित होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है 15 नवंबर 2022 को वैश्विक जनसंख्या ने 8 अरब का बिंदु पार किया। जो ओवरऑल जनसंख्या है पूरी दुनिया का, अब वो 8 अरब से अधिक हो गया। देखिए, 15 नवंबर को विश्व की कुल जनसंख्या 8 अरब के बिंदु को पार कर गई। देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग में जो एक रिपोर्ट आई, उसके अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या 7 अरब से 8 अरब होने में लगभग 12 वर्ष लगे, और अब ये 8 अरब से 9 अरब होने में लगभग 15 वर्ष लगेंगे। मतलब 2037 तक 9 अरब हो जाएंगे, अभी 8 अरब हो चुके हैं। और रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो विश्व की जो 50% से अधिक जनसंख्या है वो केवल 7 देशों में रह रही है, जिसमें आपको चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया और ब्राजील है। ठीक है, इन 7 देशों में विश्व की 50% से अधिक जनसंख्या रह रही है। फिर 2080 के दशक में ये अपने सर्वोच्च बिंदु पर पहुंचेगी 10.4 अरब के स्तर पर। ठीक है, और इसके पश्चात 2100 मतलब 2100 तक जो वर्ष है, वर्ष 2100 तक स्थिर रहने के बाद इसमें गिरावट आना प्रारंभ होगा। ठीक है, और रिपोर्ट में यह बताया गया। ठीक है, रिपोर्ट के अनुसार कि 2023 में भारत की जनसंख्या चीन की जनसंख्या से अधिक हो जाएगी। ठीक है, देखिए, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस शीर्षक के जारी हुई है, और इस वार्षिक रिपोर्ट में बताया गया कि 2050 तक विश्व की जनसंख्या में होने वाली जो वृद्धि है वो 50% वृद्धि जो है वो सिर्फ 8 देशों में होगी।
ठीक है। और वो 2050 तक जो 8 देशों में 50% की वृद्धि होगी, उसमें आपको कांगो, मिस्र, इथियोपिया, भारत, नाइजीरिया, पाकिस्तान और तंजानिया में होगी। ठीक है, इन कंट्रीज में होगी, इन 8 देशों में 50% की वृद्धि होगी 2050 तक। आगे देखें तो रिपोर्ट के अनुसार कि वर्तमान में विश्व की 2/3 जनसंख्या ऐसे देश में रहती है जहां प्रजनन दर 2.1 है पूरे जीवन काल में, या उससे भी कम है। देखिए, 65 वर्ष से अधिक आयु की जनसंख्या का कुल जनसंख्या में भाग जो 2022 में है वो 10% है, और ये बढ़कर 2050 में 16% होने का अनुमान है। ठीक है, 65 वर्ष से अधिक में मतलब जो 65 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोग होंगे, 2022 तक इसमें 10% का बढ़ोतरी हो जाएगा 65 वर्ष से अधिक में, और 50 तक में 16% का अनुमान है कि मतलब 2050 में जितनी आबादी होगी उसमें 16% आबादी आपको 65 वर्ष या उससे अधिक की होगी। और 2050 में विश्व में औसत आयु जो है वो 77.2 वर्ष रहने का अनुमान लगाया गया है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या संबंधी रिपोर्ट में। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है C-295 विमानों के देश में ही निर्माण हेतु वडोदरा में टाटा एयरबस परियोजना का प्रधानमंत्री द्वारा शिलान्यास किया गया। तो देखिए 1 अक्टूबर को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ी पहल के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में वडोदरा में भारतीय वायुसेना के लिए C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का निर्माण के लिए टाटा एयरबस परियोजना की आधारशिला रखी है। ठीक है, अब देखा जाए तो इसके जो है जो टाटा एडवांस सिस्टम एयरबस डिफेंस कंसोर्टियम है द्वारा भारतीय वायुसेना के लिए बहुउद्देशीय परिवहन विमानों का निर्माण किया जाएगा, और ये देश में ऐसी पहली परियोजना है जिसके तहत निजी क्षेत्र की किसी कंपनी द्वारा सैन्य विमानों का निर्माण जो है वो देश में किया जाएगा। ठीक है, सैन्य विमानों का निर्माण किया जाएगा देश में। ये पहला ही अवसर होगा जब C-295 विमानों का उद्घाटन मतलब उत्पादन जो है वो यूरोप के बाहर किसी देश में होगा। अभी तक ये सिर्फ यूरोप में हो रहा था। ठीक है, इसका उत्पादन अब यूरोप से बाहर इसका पहली बार होने वाला है। होने का मतलब ये है कि जो एयर डिफेंस एंड स्पेस है उसके साथ 56 295 C-295 विमान खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। लगभग 21,935 करोड़ का सौदा हुआ था, भारत सरकार ने किया था, और सितंबर 2021 में सौदा हुआ था। ठीक है, 21,935 करोड़ का, जिसमें 56 C-295 विमान खरीदने थे। इसमें कहा जाए तो इस सौदे के तहत 16 C-295 विमान की आपूर्ति तैयार हाल में एयरबस द्वारा सितंबर 2023 से अगस्त 2025 के दौरान दी जानी है। ठीक है, 16 कब दे दी जाएगी तो 23 से 25 के बीच में, और जो 40 शेष बच जाएंगे उन विमानों को टाटा एयरबस कंसोर्शियम द्वारा भारत में तैयार किया जाएगा, और भारत में इसका निर्माण जो है वो सितंबर 2026 से अगस्त 2031 के दौरान किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि भारत का 41वां अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली में संपन्न। देखिए ये 14 से 27 नवंबर को हुआ। इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन मतलब ITPO के तत्वाधान में भारत का 41वां अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली के प्रगति मैदान में संपन्न हुआ। ठीक है, देखिए इस वार्षिक मेले का उद्घाटन केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने 14 नवंबर को किया था, और 73,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में इस मेले का आयोजन किया गया। ठीक है, और मेले में पहले 5 दिन B2B बिक्री होगी, मतलब केवल व्यापारी के लिए बिक्री होगी, और बाकी जो है फिर पब्लिक के लिए होगा। और इस मेले में 12 देश थे, 12 देश के कुल मिलाकर लगभग 2500 फर्मों ने अपना स्टॉल इसमें लगाया था। ठीक है, और मेले का जो थीम था वो था वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल, वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल। देखिए अगर 12 देशों के बारे में देखें तो ये 12 देश में आपको भारत के अतिरिक्त आपको टर्की, बहरीन, बेलारूस, थाईलैंड, अफगानिस्तान, नेपाल, ईरान, बांग्लादेश, UAE और यूनाइटेड किंगडम के थे। ठीक है, इन 12 देशों के लगभग 2500 फर्म का स्टॉल लगाया गया था। ठीक है, और इसमें जो साझेदारी राज्य थे, साझेदार राज्य मतलब पार्टनर स्टेट, तो वो दिया गया था बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र को, और फोकस राज्य में आपको केरल और उत्तर प्रदेश था। ठीक है, और उत्कृष्ट प्रदर्शन एवं स्टॉल के लिए
जो विभिन्न श्रेणी में पुरस्कार दिया गया वो 27 नवंबर को दिया गया मेले के समापन में। इसमें पहला श्रेणी आपको राज्य की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पवेलियन के लिए, तो ये दिया गया है केरल को, स्वर्ण पदक दिया गया केरल को। किस लिए? तो सर्वश्रेष्ठ पवेलियन के लिए। और बिहार दूसरे स्थान पे रजत के साथ, और मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पे कांस्य के साथ। ठीक है, फिर आपको दूसरा है विदेशी पवेलियन में, मतलब ये राज्यों की पवेलियन, मतलब राज्य का स्टॉल जो लगा हुआ था उसमें था। और विदेशी पवेलियन में देखें तो पहले स्थान पे अफगानिस्तान है, स्वर्ण पदक दिया गया अफगानिस्तान को। फिर थाईलैंड को रजत, टर्की को कांस्य। फिर उसी तरह से विदेशी पवेलियंस में देखें तो विदेशी पवेलियंस में बहरीन को जो है विशेष प्रशंसा प्रमाण पत्र दिया गया, बहरीन को विशेष प्रशंसा प्रमाण पत्र। और मंत्रालयों एवं विभाग, सार्वजनिक उपक्रमों और कमोडिटी की बोर्ड की श्रेणी में आपको सीबीडीटी मतलब केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को स्वर्ण पदक, फिर रजत पदक दिया गया आपको कोयल बोर्ड को, और रेलवे को कांस्य पदक दिया गया। ठीक है, और इसी श्रेणी में प्रशंसा प्रमाण पत्र दिया गया आयुष मंत्रालय को। ठीक है, अब देखिए निजी क्षेत्र में, देखें निजी क्षेत्र के पवेलियंस में तो इंडियन प्रोडक्ट लिमिटेड स्वर्ण पदक जीता, और मार्बल लिमिटेड रजत पदक, आरडीएम केयर इंडिया आपको कांस्य पदक। ठीक है, और विशेष प्रशंसा पत्र हेड मार्केटिंग सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड और श्याम तिल पट्टी उद्योग को दिया गया। चलिए नेक्स्ट देखें, अगला है एयर इंडिया में विस्तारा का विलय मार्च 2024 तक। एयर इंडिया में विस्तारा एयरलाइंस का जो है वो विलय होने वाला है मार्च 2024 तक। तो देखिए 29 नवंबर को विस्तारा के एयर इंडिया में विलय के लिए टाटा सन्स और सिंगापुर एयरलाइंस में सहमति हुई। ठीक है, टाटा सन्स और सिंगापुर एयरलाइंस में सहमति हुआ। और विस्तारा एयरलाइंस में जो देखा जाए तो सिंगापुर एयरलाइंस का 49% हिस्सेदारी है और 51% टाटा सन्स के पास। और विस्तारा की एयर इंडिया में विलय के साथ एयर एशिया इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस का विलय भी एयर इंडिया में ही करने के लिए प्रक्रिया जो है पहले ही जारी है। विलय योजना के तहत अगर देखें तो सिंगापुर एयरलाइंस एयर इंडिया में 2058.5 करोड़ निवेश करेगी। ठीक है, और विलय के बाद विस्तारा एयर इंडिया में सिंगापुर एयरलाइंस की हिस्सेदारी 20.1% होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है खुदरा सेगमेंट में भी डिजिटल रुपया प्रारंभ। देखा जाए तो 1 दिसंबर को रिटेल सेगमेंट के लिए डिजिटल रुपी का शुरुआत किया गया। किसके द्वारा? आरबीआई ने किया। रिटेल सेगमेंट के लिए डिजिटल रुपया उन्हीं मूल्य वर्गों में जारी किया जाएगा जिस मूल्यों में कागजी रुपए तथा सिक्के जारी है। ठीक है, डिजिटल रुपया जैसे कि आपको 500 के नोट है तो 500, 200, 100 इस तरह से जो भी इशू किया गया है आरबीआई के द्वारा उसी मूल्य में सिक्के के रूप में आपको डिजिटल करेंसी जारी की जाएगी और रिटेल सेक्टर में स्टार्ट की गई है 1 तारीख से। और देखा जाए तो इसके लिए जो नकद मुद्रा के साथ रखने की आवश्यकता समाप्त होगी और डिजिटल वॉलेट में रखी डिजिटल करेंसी से भी तरह तरह का लेन देन किया जा सकेगा। इसके लिए क्या है कि कोई बैंक खाता होना भी जरूरी नहीं होगा आपके पास। ठीक है, खुदरा सेगमेंट में पायलट के लिए 4 शहर जिसमें आपको मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर को चिन्हित किया गया है। ठीक है, इन सबको चिन्हित किया गया है शुरुआत के पायलट प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, और इसके बाद अदर राज्य में भी स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, जिसमें आपको अगले चरण में देखा जाए तो अहमदाबाद, गंगटोक, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, कोची, लखनऊ, पटना और शिमला में स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, और पायलट प्रोजेक्ट के लिए पहले 4 चरण में 4 बैंकों को चिन्हित किया गया है। उसमें आपको पहला है एसबीआई, फिर है आईसीआईसीआई बैंक, फिर यस बैंक और फिर आपको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। पहले चरण में जो पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा उसमें 4 बैंकों को चिन्हित किया गया है और उसके बाद जो 4 अन्य बैंक शामिल किए जाएंगे उसमें आपको बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक को भी इसमें शामिल किया जाएगा। ठीक है, देखिए बैंक के द्वारा जो उपलब्ध कराए गए डिजिटल वॉलेट होगा उसके जरिए आप ई रूपी यानी डिजिटल रूपी से पी टू पी मतलब पर्सन टू पर्सन और पर्सन टू मर्चेंट भुगतान कर सकेंगे। ठीक है, जिस तरह हम लोग करेंसी से करते हैं कैश देकर। ठीक है, अब वो कैश का झंझट खत्म होकर वो वॉलेट में आ जाएगा। ठीक है, जितना रुपए का नोट जारी है उतना रुपए का ही आपको करेंसी दिखाएगा उसमें अलग अलग। ठीक है, देखिए आरबीआई द्वारा
सीबीडीसी मतलब सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को एक वैध मुद्रा घोषित की जा रही है। ठीक है, वैध मुद्रा हो जाएगी सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ठीक है, और इसको हम लोग क्या करेंगे कि अपने वॉलेट मतलब कहेगा मतलब कि मोबाइल फोन और अन्य उपकरण में स्टोर किया जा सकेगा। डिजिटल करेंसी है, ठीक है, तो उसके लिए मोबाइल फोन और अन्य उपकरण में हम लोग स्टोर करेंगे और इससे नकदी पर निर्भरता कम हो जाएगा कि आपके पास कैश है या नहीं, उस पर निर्भरता कम होगा। मुद्रा प्रबंधन की लागत में कमी आना हो जाएगा, मतलब कि जो हम लोग करेंसी छापने में जो हम लोग को खर्च बैठ रहा है पर करेंसी, वो कम हो जाएगा और लेन देन के जोखिम कम हो जाएंगे। जैसे जैसे कई तरह के लाभ जो है सीबीडीसी से मिलने की बात भी कही गई है इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है, आईएमएफ ने 2022-23 में भारत में आर्थिक वृद्धि का अपना पूर्वानुमान जो है वो घटा दिया है। तो संपूर्ण विश्व के लिए देखा जाए तो 2021 के लिए 2021 में अनुमान था वृद्धि का वो था 6%, 2022 में 3.2% कर दिया गया और 23 में 2.7% कर दिया गया। 22-23 के लिए 2.7% कर दिया गया। फिर आपको विकसित देश मतलब डेवलप्ड कंट्री जो है, ठीक है, डेवलप्ड अर्थव्यवस्थाएं हैं, उसमें आपको अमेरिका है, अमेरिका को 1.1% कर दिया गया है, जो कि अनुमान था 2021 में 5.2, 2022 में 2.4 और 23 में 1.1%। ठीक है, उसी तरह से दिया गया है भारत का, तो भारत का है 8.7% था, अब अनुमान जो 2022 का किया गया वो 6.8% और 2023 का 6.1% कर दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि मूडीज ने भी भारत में 2022 में जीडीपी वृद्धि का अपना पूर्वानुमान घटा दिया। ठीक है, जो अनुमान लगाया गया था मूडीज के द्वारा उसे भी अब घटा दिया गया। तो देखिए, मूडीज ने भारत में 2022 में जीडीपी वृद्धि के अपने पहले पूर्वानुमान 7.7% को घटाकर नवंबर 2022 में 7% पर कर दिया है। ठीक है, 7.7% से घटाकर 7% कर दिया है। 2023 में यह और भी घटकर 4.8% रह जाने की आशंका है, मूडीज ने व्यक्त की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अब मूव करते हैं हम लोग अपॉइंटमेंट्स की ओर, मतलब नियुक्तियां। तो देखा जाए तो भारत के दूसरे चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त हुए, तो ये हुए हैं अरुण गोयल। ठीक है, अरुण गोयल नियुक्त हुए हैं दूसरे चुनाव आयुक्त। फिर नेक्स्ट है कि विदेश सचिव के कार्यकाल में 14 माह का वृद्धि किया गया। तो विदेश सचिव कौन है, विनय मोहन क्वात्रा। अप्रैल 2024 तक के लिए इनको वृद्धि कर दिया गया है कार्यकाल में, विनय मोहन क्वात्रा को, जो कि विदेश सचिव है। फिर नेक्स्ट है लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग मतलब यूपीएससी की नई सदस्य कौन है, तो ये है प्रीति सुदन। फिर नेक्स्ट है कि 2022-23 के लिए उद्योग व्यापार जगत में संगठन पीएचडीसीसीआई के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार किसने संभाला, तो ये संभाला है साकेत डालमिया ने, जो कि पीजी इंडस्ट्रीज लिमिटेड के हैं, साकेत डालमिया। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य कौन नियुक्त हुए। पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त हुए नीति आयोग के अरविंद विरमानी, अरविंद विरमानी। फिर नेक्स्ट है कि प्रसार भारती के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन नियुक्त हुए। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त हुए हैं आपको गौरव द्विवेदी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है प्रवर्तन निदेशालय, जिसे हम लोग ईडी के नाम से जानते हैं। प्रवर्तन निदेशालय जो है वो ईडी के निदेशक के कार्यकाल में 1 वर्ष की तीसरी बार वृद्धि की गई है। ठीक है, और यह है संजय कुमार मिश्र में। ठीक है, कार्यकाल में वृद्धि किया गया है, 1 वर्ष की तीसरी वृद्धि की गई है संजय कुमार मिश्र के कार्यकाल में, जो कि ईडी के निदेशक हैं। फिर है कि पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल कौन बने, तो पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल बने हैं सीवी आनंद बोस और अपना दल एस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पुनः निर्वाचित हुए हैं। ये हुए हैं अनुप्रिया पटेल। उत्तर प्रदेश की भाजपा सहयोगी पार्टी है अनुप्रिया पटेल, जो है वहां की राष्ट्रीय अध्यक्ष पुनः निर्वाचित हुई है अपना दल में। फिर है अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष, तो ये है तैयब इकराम। अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष बने हैं तैयब इकराम, जो कि पाकिस्तान के हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब मूव करते हैं हम पुरस्कार सम्मान की ओर, जिसमें पहला है संगीत नाटक अकादमी के 2019, 20 व 21 के पुरस्कार। तो देखिए,
ये 25 नवंबर को अकादमी ने 2019, 20 और 21 के लिए अपने पुरस्कारों की घोषणा की है और संगीत, नृत्य एवं अन्य विविध कलाओं में समग्र योगदान के लिए वर्ष 2019, 20 और 21 के लिए 41 कलाकारों को दिया गया है अकादमी पुरस्कार। ठीक है, तीनों सेक्टर में, संगीत में, नृत्य में और विविध में 41 कलाकारों को घोषणा किया गया है, जिसमें पुरस्कार राशि है 1 लाख रुपए का नकद, ताम्रपत्र और अंग वस्त्रम आदि दी जाती है। ठीक है, इसमें देखा जाए तो संगीत में 11 लोगों को दिया गया। तो ये है आपको उदय भावलकर हिंदुस्तानी गायन में, ये आपको शुभ्रा गुहा हिंदुस्तानी गायन में। ठीक है, इस तरह से दिया गया है आपको सभी का नाम, संगीत शंकर, रविंद्र यावागल, सुधा रघुनाथन, राधा नंबूदरी, बालकृष्णन। ठीक है, और इसी तरह से आपको नृत्य में दिया गया है जयलक्ष्मी ईश्वर भारतनाट्यम के, समा भाटे कथक में, इंकचट्टू कथकली में, रामचंद्र पिल्लू, एन शैलजा, ठीक है, एन शैलजा कच्चीपुड़ी में। ठीक है, ये आपको नृत्य में हो गया। ठीक है, पूरा लिस्ट आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा। ठीक है, देखिए फिर आपको रंगमंच में 9 लोगों का है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट टॉपिक है संगीत नाटक अकेडमी की फेलोशिप। संगीत नाटक अकेडमी की फेलोशिप के बारे में देखें तो ये 25 नवंबर को निम्नलिखित 10 कलाकारों को अकादमी की अवध्यता यानी कि फेलोशिप प्रदान करने की घोषणा की है। अब इसमें देखा जाए तो सम्मानित कलाकार फेलोशिप के सम्मान में 3 लाख प्रदान की जाती है, 3 लाख रुपए प्रदान की जाती है और फेलोशिप अकेडमी का सबसे प्रतिष्ठित एवं दुर्लभ सम्मान है। ठीक है, देखिए इसमें 10 लोगों को सम्मान दिया गया है। पहला है आपको सरोज वैद्यनाथन, फिर दूसरा है सदनाम कृष्ण कुट्टी, फिर तीसरा है दर्शना झावेरी, चौथा छन्नूलाल मिश्र, पांचवा AKC नटराजन, सातवां स्वप्न चौधरी। ठीक है, सातवां आपको मालिनी राजकरवर, फिर आपको TV गोपाल कृष्ण, फिर आपको तीजन बाई और 10वां है भारत गुप्ता। ठीक है, इन लोगों को दिया गया है संगीत नाटक अकेडमी का फेलोशिप। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार 2021। ठीक है, तो देखिए 25 नवंबर को वर्ष 2019 के लिए 33 लोगों को, ठीक है, 2019 के लिए 33 लोगों को दिया गया, वर्ष 2020 के लिए 33 लोगों को दिया गया और वर्ष 2021 के लिए भी 33 कलाकारों को दिया गया। ठीक है, यानी कुल मिलाकर 102 कलाकारों को बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार की घोषणा की गई अकेडमी के द्वारा। और ये पुरस्कार जो है वो 40 वर्ष से कम उम्र के कलाकारों के लिए प्रदान की जाती है और पुरस्कार राशि जो है वो 25-25 हजार रुपए है। ठीक है, पुरस्कृत कलाकारों के नाम जो देखा जाए तो पहला आपको जानकी मिठाई वाला, ठीक है, संगीत में। ठीक है, जानकी मिठाई वाला संगीत में दिया गया है। फिर राजेश प्रसन्ना, ऋषभ प्रसन्ना, दानेश्वर देशमुख, विष्णुदेव नंबूदराय, फिर आपको जी चंद्रशेखर शर्मा, उप्पा लापू नागमणि, अनंत आर कृष्णन, संग्राम सुहास भंडारे। ठीक है, ये संगीत के 8 लोग हुए। ठीक है, और फिर आपको नृत्य में 8 लोगों को, नाटक में 8 लोगों को, इस तरह से कुल दिए गए हैं। ठीक है, चलिए पीडीएफ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इफ्को साहित्य पुरस्कार 2022। इफ्को साहित्य पुरस्कार देखिए तो इफ्को का फुल फॉर्म होता है आपको इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड। प्रसिद्ध कवि, हिंदी उपन्यासकार एवं लेखक श्रीलाल शुक्ल की स्मृति में इफ्को द्वारा स्थापित साहित्य पुरस्कार वर्ष 2022 के लिए चयन किया गया और विजेता है श्री जयनंद। जयनंद विजेता है, बिहार के हिंदी कथांकर है। ठीक है, और ये पुरस्कार जो है वो 31 जनवरी 2023 को दिल्ली में समारोह में प्रदान किया जाएगा। ठीक है, दिल्ली में समारोह में प्रदान किया जाएगा 31 जनवरी को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं अंतरराष्ट्रीय एमी पुरस्कार में। एमी पुरस्कार 2022। तो देखा जाए तो ये पुरस्कार जो है वो प्राइम टाइम एमी पुरस्कारों से भिन्न है। ये वार्षिक पुरस्कार मूलतः क्या है कि अमेरिका से बाहर निर्मित एवं प्रसारित टीवी कार्यक्रमों में उत्कृष्टता के लिए दिए जाते हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है ड्रूगे स्कॉट को, जो कि ब्रिटिश सीरियल एरविन वेल्स क्राइम में भूमिका के लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है लो डेलागे, जो कि फ्रांसीसी सीरियल है द मैडम वुमेन्स बॉल, ठीक है,
और सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज में दिया गया है बेजिल को, ड्रामा सीरीज में ब्रिटेन का है। और सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी सीरीज दिया गया है सेक्स एजुकेशन, ब्रिटेन का। सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री दिया गया है एन्फेंटस डी डाइच, फ्रांस का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022। तो देखा जाए तो 14 नवंबर 2022 को केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के द्वारा खेलों के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए वर्ष 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार और मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2022 का घोषणा किया गया। और 23 नवंबर 2021 को तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय एडवेंचर पुरस्कार की भी घोषणा की गई। ठीक है, देखिए अब आते हैं पहला मेजर ध्यानचंद पर। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जिसे हम लोग पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से नाम से जानते थे। ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था, अब इसका नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। देखिए यह पुरस्कार जो है पिछले 4 वर्षों की अवधि में खिलाड़ी द्वारा खेल के क्षेत्र में शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। जो पिछले 4 सालों में खेल में अच्छा प्रदर्शन किए हों उन्हें दिया जाता है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 के जो विजेता हैं वो है शरद कमल अंचित। शरद कमल अंचित जो है वो टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं और इन्हें पुरस्कार राशि मिला है 25 लाख रुपए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं हम लोग अर्जुन पुरस्कार में। अर्जुन पुरस्कार 2022 देखें तो खेल के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार पिछले 4 वर्षों की अवधि में अच्छे प्रदर्शन, नेतृत्व, खेल और अनुशासन की भावना दिखाने के लिए दिया जाता है। इसकी पुरस्कार राशि है 15 लाख रुपए। देखिए किन किन को दिया गया है, इसका लिस्ट यहाँ दिया गया है। जैसे आपको सुश्री सीमा पुनिया एथलेटिक्स में, एल्थोस पॉल एथलेटिक्स में, अविनाश मुकुंद सबले एथलेटिक्स में, लक्ष्य सेन बैडमिंटन में, प्रणय एचएस बैडमिंटन में, अमित बॉक्सिंग में, सुश्री निखत जरीन बॉक्सिंग में, भक्ति प्रदीप कुलकर्णी आपको शतरंज में, आर प्रज्ञानंद शतरंज में और दीप ग्रेस एक्का हॉकी में। ठीक है, इस तरह से कुल 25 लोगों को दिया गया है अर्जुन पुरस्कार। ठीक है, लिस्ट आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखें। अगला है आपको द्रोणाचार्य पुरस्कार 2022। द्रोणाचार्य पुरस्कार में देखें तो मेधावी कार्य और खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय आयोजन में उत्कृष्टता प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए उत्कृष्ट कोच को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। सिंपली कहा जाए तो कोच को दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। और यह पुरस्कार 2 श्रेणी में दी जाती है, नियमित श्रेणी में जिसमें 10-10 लाख का प्राइस है और लाइफ टाइम श्रेणी में 15-15 लाख का। नियमित श्रेणी में जो दिया गया है, देखिए जीवनजोत सिंह तेजा को दिया गया है तीरंदाजी में, मोहम्मद अली कंवर को दिया गया है बॉक्सिंग में, सोना सिद्धार्थ सिरूर को दिया गया है पैरा निशानेबाजी में और सुजीत मान को दिया गया है कुश्ती में। यह आपको नियमित श्रेणी के हो गए ये लोग। ठीक है, फिर लाइफ टाइम श्रेणी में अगर देखें तो दिनेश जवाहर लाल क्रिकेट के लिए, बिमल प्रफुल्ल घोष फुटबॉल के लिए और राज सिंह कुश्ती के लिए दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है खेलकूद में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए 2022 के ध्यानचंद पुरस्कार। तो देखा जाए तो ये पुरस्कार जो है अपने प्रदर्शन से खेल में योगदान दिया और सेवानिवृत्ति के बाद भी खेल को बढ़ावा देने में जो योगदान दे रहे हैं उनके लिए दिया जाता है। और इसके लिए पुरस्कार राशि है 10 लाख रुपए का। ठीक है, 10-10 लाख का पुरस्कार राशि है। एथलेटिक्स में दिया गया है श्री अश्विनी अकुंजी को और फिर आपको धर्मवीर सिंह को दिया गया है हॉकी में, बीसी सुरेश को दिया गया है कबड्डी में, मीर बहादुर गुरंग को दिया गया है पैरा एथलेटिक्स में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2022। देखा जाए तो राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार कॉर्पोरेट संस्थाओं, निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र में खेल नियंत्रण बोर्डों, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर खेल निकायों व एनजीओ को दिया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। अब देखा जाए तो ये दिया गया है नवोदित और युवा प्रतिभा की पहचान और प्रशिक्षण के लिए। संस्तुत संस्था जो है वो है ट्रांसटेरिया एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, ट्रांसटेरिया एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड। फिर दूसरा आपको कैटेगरी है कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से खेलों का प्रोत्साहन। तो ये दिया गया है प्रौद्योगिकी संस्थान को। किस कौन से प्रौद्योगिकी संस्थान? तो ये है कलिंग औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान। फिर तीसरा है विकास के लिए खेल। तो ये दिया गया है लद्दाख स्की एंड स्नोबोर्ड एसोसिएशन को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2022।
तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी जो है इसके विजेता हैं गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर के, और पुरस्कार राशि मिला है 15 लाख रुपए और ट्रॉफी। फिर नेक्स्ट आते हैं तमिलनाडु राष्ट्रीय एडवेंचर पुरस्कार 2021। तो ये दिया गया है रोमांच और साहस गतिविधि के लिए, ठीक है, रोमांच और साहसिक गतिविधि के लिए अर्जित उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए प्रतिवर्ष दिए जाते हैं। पुरस्कार राशि है 15-15 लाख रुपए। ये पुरस्कार जिन 3 खिलाड़ियों को दिया गया उनमें सुश्री नैना धाकर लैंड एडवेंचर के लिए, शुभम धनंजय वनमाली वाटर एडवेंचर के लिए, और ग्रुप कैप्टन कुंवर भवानी सिंह साम्याल को लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए शामिल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अगला है दक्षिण कोरिया की सुंदरी मीना चोई को मिस अर्थ 2022 का ताज। देखा जाए तो ये 29 नवंबर को संपन्न हुआ था 22वां मिस अर्थ प्रतियोगिता। ठीक है, और इसके फाइनल में पहुंची फिलीपींस में मनीला में ओकाडा मनीला रिजॉर्ट में इसका फाइनल संपन्न हुआ। ठीक है, फिलीपींस की मनीला में ओकाडा मनीला रिजॉर्ट में। विजेताओं का नाम देखें तो मिस अर्थ बनी है मीना सिउ चोई, मीना सिउ चोई जो कि दक्षिण कोरिया की हैं, और मिस अर्थ एयर विजेता है सेरिडान मोटलॉक ऑस्ट्रेलिया की। मिस अर्थ वाटर है नदीन अयूब फिलिस्तान की। फिर है मिस अर्थ फायर, तो ये है एंड्रिया एग्यूलेरा कोलंबिया की। और नेक्स्ट है सियोल शांति पुरस्कार 2022 के विजेता है टिम बर्न्सली, वर्ल्ड वाइड वेब के खोज करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं हम लोग विविध की ओर। विविध में पहला है मालाबार अभ्यास 2022। 8 से 18 नवंबर को क्वाड के 4 देशों का नौसेनाओं का संयुक्त अभ्यास था, जापान के योकोसुका बंदरगाह से सटे फिलिपाइन में संपन्न हुआ, फिलिपाइन सी में संपन्न हुआ है। ठीक है, और इसका क्वाड देश में देखा जाए तो भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान है। भारतीय नौसेना के आईएनएस शिवालिक और आईएनएस कामोर्ता कामोर्ता इस वर्ष के संयुक्त अभ्यास में शामिल है। ठीक है, आईएनएस शिवालिक और आईएनएस कामोर्ता। फिर नेक्स्ट है कि भारत और अमेरिका की थल सेनाओं का युद्धाभ्यास 2022। तो देखिए ये 19 नवंबर से 3 दिसंबर 2022 को हुआ, भारत और अमेरिका की थल सेनाओं के बीच हुआ वार्षिक युद्धाभ्यास का ये 18वां संस्करण था, जो कि उत्तराखंड के औली में संपन्न हुआ। ये युद्धाभ्यास देखा जाए तो ये चीन की सीमाओं से मात्र 100 किलोमीटर की दूरी पर किए गए हैं। इसमें असम रेजिमेंट के जवानों ने भाग लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है भारत और फ्रांस की वायुसेनाओं का संयुक्त अभ्यास गरुड़। ठीक है, गरुड़ नाम का अभ्यास हुआ 26 अक्टूबर से 12 नवंबर 2022 को। भारतीय वायुसेना व फ्रांसीसी वायु हवाई एवं स्पेस बल जिसे कहते हैं फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्स, ठीक है, के संयुक्त अभ्यास गरुड़ का 7वां संस्करण जो है वो भारत में जोधपुर एयरबेस पर संपन्न हुआ। ठीक है, भारत में जोधपुर एयर बेस पर संपन्न हुआ है। और भारतीय वायुसेना के सुखोई, राफेल, तेजस व प्रचंड विमानों ने अपने युद्ध मॉडल का प्रदर्शन इस संयुक्त अभ्यास में किया है। नेक्स्ट कि भारत के हल्के लड़ाकू विमान तेजस और हेलीकॉप्टर प्रचंड ने पहली बार ही किसी अंतरराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में भाग लिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अगला है ऑस्ट्रा हिंद 2022 यानी कि ऑस्ट्रेलिया भारत का संयुक्त सैन्य अभ्यास। ठीक है, ऑस्ट्रा हिंद जो कि ऑस्ट्रेलिया और भारत का संयुक्त सैन्य अभ्यास है, 28 नवंबर को हुआ। ऑस्ट्रेलिया और भारत की सेनाओं ने यह संयुक्त अभ्यास राजस्थान में महाजन फील्ड फायरिंग रेत पे प्रारंभ हुआ, और यह देखा जाए तो समापन हुआ इसका 11 दिसंबर को। 11 दिसंबर को समापन होगा, और दोनों देशों के बीच इस श्रृंखला का यह पहला ही संयुक्त अभ्यास है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आसियान देशों के साथ भारत का मानवीय सहायता एवं आपदा राहत अभ्यास समन्वय 2022। ठीक है, देखिए ये 28 से 30 नवंबर को हुआ। आसियान देशों के साथ भारत का HADR यानी कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ संयुक्त अभ्यास जो है वो आगरा के वायु सैनिक केंद्र पर संपन्न हुआ। चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करेंगे निधन की ओर। निधन में पहला है विक्रम गोखले। बॉलीवुड और टीवी के जाने माने अभिनेता विक्रम गोखले का 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो नेक्स्ट है इला भट्ट। इला भट्ट जो है वो जानी मानी समाज सेवी और गांधीवादी नेत्री इलाबेन भट्ट का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ठीक है, 89 ईयर्स की एज में इनका निधन हो गया इला भट्ट का। फिर नेक्स्ट है श्याम शरण नेगी। श्याम शरण नेगी के बारे में देखें
कि स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता श्री श्याम शरण नेगी का 105 वर्षों की आयु में हिमाचल प्रदेश में कन्नौर में निधन हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है तबस्सुम। तबस्सुम जो है वो बॉलीवुड की बीते वर्षों की प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं। तबस्सुम 78 ईयर्स के एज में इनको हार्ट अटैक के कारण, हृदयघात के कारण निधन हो गया। नेक्स्ट है जियांग जेमिन। जियांग जेमिन जो है वो चीन के पूर्व राष्ट्रपति, ठीक है, जियांग जेमिन, जिनका लंबी बीमारी के पश्चात 96 ईयर्स के एज में इनका निधन हो गया। जियांग जेमिन चीन के राष्ट्रपति थे, पूर्व राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं पुस्तकों की ओर। पुस्तक बुक्स एंड ऑथर में देखेंगे तो पहला बुक है द लाइट वी कैरी। द लाइट वी कैरी के लेखक हैं मिशेल ओबामा। फिर नेक्स्ट है सुल्तान अ मेमोयर। सुल्तान अ मेमोयर के लेखक है वसीम अकरम। ठीक है। फिर नेक्स्ट है नेक्स्ट इन लाइन। नेक्स्ट इन लाइन बुक के लेखक हैं जेफरी आर्चर। और नेक्स्ट है इट स्टार्ट विद अस। इसके लेखक है कॉलिन ह्यूवर। चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं खेल कूद की ओर। पहला है इंदिरा मैराथन 2022। देखिए ये 19 नवंबर को हुआ। 37वां अखिल भारतीय प्राइज मनी इंदिरा मैराथन दौड़ संपन्न हुआ। दौड़ जो हुआ वो 42.195 किलोमीटर की थी। प्रथम पुरस्कार मिला 2-2 लाख रुपए, द्वितीय पुरस्कार 1-1 लाख और तृतीय पुरस्कार में 75-75 हजार। ठीक है। तो देखिए प्रथम पुरस्कार पाया है शेर सिंह पुलिस से 2 घंटा 20 मिनट और 11 सेकंड इन्होंने समय लिया। 42.195 किलोमीटर का दौड़ पूरा करने में प्रथम स्थान पर रहे। और प्रथम स्थान पे महिला कैटेगरी में रही सुधा सिंह, रायबरेली उत्तर प्रदेश की हैं। द्वितीय स्थान पर है विक्रम बंगड़िया, सेना के हैं। और महिला वर्ग में अश्वनी जाधव जो कि महाराष्ट्र की हैं। तृतीय पोजीशन पर रहे हैं आपको अनिल कुमार सिंह, सेना से। और महिला में ज्योति शंकर गावते, महाराष्ट्र की हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है शिकागो मैराथन। शिकागो मैराथन भी देखा जाए तो ये 9 अक्टूबर को हुआ। शिकागो मैराथन दौड़ 42.195 किलोमीटर की दौड़ थी। पुरुष वर्ग में विजेता रहे बेंसन किप्रूटो। बेंसन किप्रूटो जो कि कीनिया के हैं। इन्हें समय लगा 2 घंटा 4 मिनट और 24 सेकंड। ठीक है। फिर महिला वर्ग में विजेता है रूथ चेपनीगेटिज। रूथ चेपनीगेटिज कीनिया की ही है और इसका समय लगा 2 घंटा 14 मिनट 18 सेकंड। नेक्स्ट है न्यूयॉर्क सिटी मैराथन। न्यूयॉर्क सिटी मैराथन में देखें तो ये 6 नवंबर को हुआ। न्यूयॉर्क सिटी में यानी कि अमेरिका में मैराथन संपन्न हुआ। पुरुष वर्ग में विजेता थे इवांस चेबेट, कीनिया के हैं। 2 घंटे 8 मिनट और 41 सेकंड इन्हें लगा था। और महिला वर्ग में विजेता है सैरोन लोकेडी। सैरोन लोकेडी कीनिया के हैं। 2 घंटा 23 मिनट और 23 सेकंड में इन्होंने पार किया। चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करेंगे विश्व युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022। देखिए ये 14 से 26 नवंबर को इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, ठीक है, आईबीए मतलब इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के तत्वाधान में ये 22वां विश्व युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन हुआ। स्पेन में लानुशिया में हुआ। भारत पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा। भारत के मुक्केबाजों में स्वर्ण पदक 4 आए। ठीक है, 4 स्वर्ण पदक भारत ने जीता। यहाँ देखिए 4 पदक स्वर्ण, 3 रजत और 4 कांस्य, कुल मिलाकर 11 पदक भारत ने जीते और भारत जीत कर साथ दूसरे स्थान पर रहा। अब देखते हैं वो 4 पदक जो जीतने वाले, स्वर्ण पदक जीतने वाले 4 जो है वो है विश्वनाथ सुरेश, मिनिमम वेट 48 किलोग्राम में। फिर वंशज ये लाइट वेल्टरवेट में है 63.5 किलोग्राम में। और देविका घोरपड़े फ्लाई वेट 52 किलोग्राम। और रवीना लाइट वेल्टरवेट में 63 किलोग्राम। ठीक है। और इस युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप जो था विश्व युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप, इसमें प्रथम स्थान पे है उज्बेकिस्तान। ठीक है, कुल 10 पदक इन्होंने जीता लेकिन 5 स्वर्ण जीता है। भारत ने 11 पदक जीता लेकिन स्वर्ण 4 रहा, इसलिए दूसरे स्थान पे। ठीक है। इंग्लैंड तीसरे स्थान पे, कजाकिस्तान चौथे पे, यूक्रेन 5वें पे और क्यूबा 6ठे स्थान पे है। चलिए नेक्स्ट देखें। अगला है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022-23। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022-23 में देखें तो ये 10 अक्टूबर से 5 नवंबर को बीसीसीआई की घरेलू टी20 क्रिकेट की सत्र 2022-23 की 15वीं सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए 6 विभिन्न शहरों में खेले गए। विजेता टीम है मुंबई, पहली बार मुंबई जीत चुका है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। उप विजेता है हिमाचल प्रदेश। फिर नेक्स्ट देखें तो भारत न्यूजीलैंड श्रृंखला
2022 क्रिकेट का श्रृंखला है भारत और न्यूजीलैंड के बीच में। देखा जाए तो नवंबर में हुआ था। भारतीय क्रिकेट टीम 3 T20 मैच और 3 एक दिवसीय मैच की श्रृंखला खेलने के लिए न्यूजीलैंड के दौरे पर गई थी। ठीक है, और T20 में भारत के कप्तान थे हार्दिक पांड्या और विजेता रही भारत 1-0 से। हार्दिक पांड्या की कप्तानी में 1-0 से भारत विजेता रही न्यूजीलैंड में। और एक दिवसीय में भारत के कप्तान थे शिखर धवन, एक दिवसीय के विजेता है न्यूजीलैंड 1-0 से। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है T20 विश्व कप 2022। तो 16 अक्टूबर से 13 नवंबर को हुआ। आईसीसी का T20 क्रिकेट का ये 8वां विश्व कप था। आयोजन जो हुआ वो ऑस्ट्रेलिया में हुआ, ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी में हुआ। विजेता रही इंग्लैंड। पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच में फाइनल मैच हुआ था। इंग्लैंड विजेता रही। इंग्लैंड 2 बार वर्ल्ड कप जीत चुकी है T20 का, इससे पहले 2010 में जीती थी। वो विजेता है पाकिस्तान और फाइनल में विजेता टीम को $16 लाख रुपए का इनाम मिला। देखा जाए तो इस T20 विश्व कप में 16 टीमें शामिल थी। फाइनल मैच में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी और टूर्नामेंट का सबसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जो रहा, यानी कि प्लेयर ऑफ द सीरीज, वो रहे सैम करन। सैम करन इंग्लैंड के हैं। और देखा जाए तो टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन जो बनाए थे वो थे विराट कोहली भारत के, और कुल रन इन्होंने 296 रन बनाए थे। और सर्वाधिक विकेट लेने वाले थे वानिंदु हसरंगा, श्रीलंका के हैं। विकेट कुल 15 विकेट इन्होंने लिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है एक दिवसीय घरेलू क्रिकेट में एक ओवर में 7 छक्के। घरेलू क्रिकेट में एक ओवर में 7 छक्के लगे। देखिए ये हुआ यूं कि 28 नवंबर को बीसीसीआई की एक दिवसीय क्रिकेट में, यानी विजय हजारे ट्रॉफी टूर्नामेंट जो हो रहा था विजय हजारे ट्रॉफी में, उसमें महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के बीच में नई दिल्ली में खेला गया एक मैच था। महाराष्ट्र के ऋतुराज गायकवाड़ ने शिवा सिंह के एक ओवर में 7 छक्के लगाए। 6 गेंद पर 6 छक्के और साथ में एक नो बॉल पे एक छक्का उन्होंने लगाया, और इस ओवर में कुल 43 रन बने। ठीक है, देखिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अब तक 4 बल्लेबाजों ने एक ओवर में 6 छक्के लगाए हैं। आपको दक्षिण अफ्रीका के हसल गिब्स, भारत के युवराज सिंह, वेस्ट इंडीज के किरण पोलार्ड और अमेरिका के जसकरण मल्होत्रा, इन्होंने लगाए हैं। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है सूर्य कुमार यादव, T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 2 या अधिक शतक बनाने वाले तीसरे भारतीय बल्लेबाज। तो देखा जाए तो 20 नवंबर 2022 को भारत के सूर्य कुमार यादव ने इंग्लैंड में माउंट माउंटगई में मेजबान न्यूजीलैंड के विरुद्ध T20 मैच में 111 रन, जिसमें 49 गेंद में शतक लगा। ठीक है, ये पारी खेली, यानी कि इस T20 में 111 रन बनाए उन्होंने, लेकिन शतक उन्होंने 49 बॉल पे लगा ली थी। और इससे पूर्व नॉटिंघम में इंग्लैंड के विरुद्ध T20 मैच में 117 रन की पारी खेली थी, और इस 117 रन की पारी में भी देखा जाए तो शतक उन्होंने 48 गेंद पे लगाई थी। ठीक है, अब देखा जाए तो T20 क्रिकेट में 2 या 2 से अधिक शतकीय पारी खेलने वाले जो खिलाड़ी हैं भारत के, उसमें पहले है रोहित शर्मा और फिर है केएल राहुल। ठीक है, चलिए, और तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं सूर्य कुमार यादव। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि भारत की मनिका बत्रा एशियाई कप में पदक जीतने वाली भारत की पहली खिलाड़ी बनी। तो देखा जाए तो 16 से 19 नवंबर 2022 को भारत की स्टार टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा बैंकॉक में संपन्न ITTF एशियाई कप टेबल टेनिस में महिला वर्ग में कांस्य पदक जीता। एशिया कप टेबल टेनिस में कोई पदक जीतने वाली वो भारत की पहली खिलाड़ी बनी है। ठीक है, देखिए अगर पदक तालिका देखा जाए तो महिला वर्ग में जो स्वर्ण पदक जीतने वाले हैं वो वांग यीदी कहाँ के, चीन की। फिर रजत पदक जीतने वाले हैं मिमोइता है आपको जापान के। और कांस्य पदक जीतने वाली है मनिका बत्रा, ये भी है आपके भारत के। ठीक है, और पुरुष वर्ग में देखें तो टोमो काजू हारिमोतो, ये जापान के हैं, स्वर्ण पदक जीते थे। और लिम जोंग हुन दक्षिण कोरिया के हैं, रजत पदक जीतने वाले। चुआंगची युआन जो है वो चीनी ताइपे के हैं जो कांस्य पदक जीता। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है स्विट्जरलैंड पहली बार महिला टेनिस के बिली जीन किंग कप का विजेता है स्विट्जरलैंड 2-0 से। विजेता है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है पेरिस मास्टर टेनिस। 31 अक्टूबर से 6 नवंबर 2022 को पेरिस में ATP के लेवल 1000 के पेरिस मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट संपन्न हुए। विजेता देखें पुरुष एकल में तो ये होल्गर रूने डेनमार्क के हैं,
उप विजेता है नोवाक जोकोविच सर्बिया के। पुरुष युगल में देखें तो वेस्ले कुलहो नीदरलैंड के हैं और निल्स कुप्सकी ब्रिटेन के हैं जो विजेता रहे, और इवान डोडिंग क्रोएशिया के हैं उप विजेता, और ऑस्टिन क्राइजेक अमेरिका के हैं पुरुष युगल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अगला है पुरुषों का एटीपी टूर्स फाइनल 2022। ये 13 से 20 नवंबर को हुआ। सर्वोच्च रैंकिंग प्राप्त पुरुष खिलाड़ियों के लिए एटीपी वर्ष 2022 के एटीपी टूर्स फाइनल का आयोजन इटली में ट्यूनीशिया में किया गया। विजेता एकल ग्रुप में है नोवाक जोकोविच सर्बिया के, और कैस्पर रुड उप विजेता रहे नॉर्वे के। युगल में राजीव राम जो कि अमेरिका के हैं और जो सैल्सबरी ब्रिटेन के हैं, इन दोनों की जोड़ी में जीत हासिल किया, और निकोला मैक्टिक और मेट पैविक को हराया इन्होंने जो कि क्रोएशिया के हैं। फिर देखते हैं पुरुष टेनिस खिलाड़ी की वर्षांगत एटीपी रैंकिंग देखा जाए तो पहले स्थान पे है एक वर्ष में, ये पूरे एक वर्ष का जो 2022 का रैंकिंग दिया गया है, कार्लोस अल्कराज जो स्पेन के हैं वो 6820 अंकों के साथ प्रथम स्थान पर है। राफेल नडाल दूसरे स्थान पे है, स्पेन के हैं, अंक है 6020। कैस्पर रूड तीसरे स्थान पे है, नॉर्वे के हैं, अंक है 5820। ये पुरुष कैटेगरी में था। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है महिला खिलाड़ी का WTA फाइनल्स 2022। ये विमेंस टेनिस एसोसिएशन का जो फाइनल्स हुआ 31 अक्टूबर से 7 नवंबर तक। ठीक है, सर्वोच्च रैंकिंग वाली महिला खिलाड़ियों के लिए ये वर्ष 2022 की WTA फाइनल का आयोजन हुआ अमेरिका में फोर्ट वर्थ यानी टेक्सास में। विजेता रहे महिला कैटेगरी में कैरोलिना गार्सिया फ्रांस के, उप विजेता है आयना सबालेंका बेलारूस के। फिर महिला युगल में देखा जाए तो वेरोनिका कुदरमेटोव रूस के हैं और एलिसे मार्टेंस बेल्जियम के हैं, ये विजेता रही थी। और उप विजेता में देखा जाए तो बारबोरा क्रेजिस्कोवा और कैटरीना सिनियाकोवा चेक गणराज्य के उप विजेता है। महिला टीम खिलाड़ियों की वर्षांगत WTA रैंकिंग देखें तो पहले स्थान पर है ईगा स्वियाटेक जो कि पोलैंड के हैं, अंक रहा 11085 पहले स्थान पे। दूसरे स्थान पे है ओल्स जेबियोर ट्यूनीशिया के, और तीसरे स्थान पे जेसिका पेगुला अमेरिका के। ये महिला टेनिस खिलाड़ियों का वर्षांगत रिपोर्ट रैंकिंग था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है डेविस कप 2022। कनाडा पहली बार विजेता। 13 से 18 सितंबर और 22 से 27 सितंबर के दौरान पुरुषों की टीम टेनिस के प्रतिष्ठित डेविस कप 2022 के फाइनल खेले गए। ठीक है, 13 से 18 सितंबर तक और फिर 22 से 27 नवंबर तक ये खेला गया है, और विजेता है कनाडा 2-0 से, पहली बार कनाडा जीता है। उप विजेता रहा ऑस्ट्रेलिया। फिर अजलन शाह हॉकी कप देखा जाए 2022 का तो ये 1 से 10 नवंबर 2022 को वर्ष 2022 का सुल्तान अजलन शाह कप के लिए टूर्नामेंट जो है वो मलेशिया में इपोह में खेला गया। विजेता था मलेशिया ही, और 3-0 से मलेशिया अजलन शाह हॉकी कप जीत गया। उप विजेता है दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट है कि पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में भारत को 2 स्वर्ण पदक। ठीक है, पैरा बैडमिंटन में विश्व चैंपियनशिप में भारत को 2 स्वर्ण पदक मिले हैं। 1 से 6 नवंबर को ये हुआ था टोक्यो में, और ये पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियन का संपन्न हो गया 1 से 6 नवंबर को टोक्यो में। फिर भारत ने यहाँ पे 2 स्वर्ण 2 रजत और 12 कांस्य के साथ कुल 16 पदक जीत सका। भारत के लिए 2 स्वर्ण पदक जो जीते थे वो है प्रमोद भगत और मनीषा रामदास। चलिए नेक्स्ट देखें। तो नेक्स्ट है महिलाओं का रग्बी विश्व कप 2021। न्यूजीलैंड रिकॉर्ड 6ठी बार विजेता रहा। वर्ष 2021 के महिलाओं का रग्बी विश्व कप का फाइनल जो मुकाबला हुआ वो न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच हुआ। इंग्लैंड की मेजबानी में हुआ, विजेता न्यूजीलैंड की टीम रही। न्यूजीलैंड जो है वो रिकॉर्ड 6ठी बार महिला रग्बी विश्व कप अपने नाम कर सका। आगामी आयोजन जो होगा वो इंग्लैंड की मेजबानी में होगा, 2025 में होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए ये वीडियो यहीं पर समाप्त हुआ। आई होप आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा दें। देखिए वीडियो तो देख रहे हैं पर लाइक शेयर नहीं करें तो थोड़ा मोटिवेशन नहीं मिलता है वीडियो बनाने का। ठीक है, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर अच्छा लगे तो। ठीक है, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा पीडीएफ, टेलीग्राम पे आपको लिंक मिल जाएगा पीडीएफ का, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया जाएगा पीडीएफ डाउनलोड करने का। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जाम वर्ल्ड।